नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। तो हम कर रहे हैं घटना चक्र का ईयरली एडिशन करंट अफेयर्स का दृष्टि मैगजीन 15 दिन के अंदर कवर। 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये 8वीं क्लास है। 8वीं और 9वीं क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक अफेयर्स को हम घटना चक्र से कर दें ख़त्म, जिसमें जून 2024 और जून 2025 तक के एक साल की खबर है। इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके कोशिश करेंगे कि 4 सितंबर 2025 तक की खबरें हम पूरी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने हो जिसमें इस तरह के एडिटेबल नोट्स हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आप आएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, इसके फॉन्ट बड़ा छोटा सब कर सकते हैं। तो ये भी आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और डाउनलोड करें ये पीडीएफ फ्री में। लेकिन इसके लिए आपको पीडीएफ गेयर का ऐप चाहिए होगा, वो भी फ्री में ही अवेलेबल होता है, क्योंकि पीडीएफ गेयर पे ही मैंने यहाँ पर नोट्स इंक्लूड करे हैं उसके टूल्स से। ओके, पहली खबर है, भारत बन चुका है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये हुआ है मई 2025 में। इसने सरपास कर लिया है जापान को, जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था पहले। ऐसा बोल रहे हैं नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऐसे कौन बोल रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। India remains world's fastest growing major economy and is only country projected to grow over 6% annually for the next 2 years। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाएगा तो ये ट्रू होगा कि इंडिया ओनली कंट्री है who is projected to grow over 6% annually for the next 2 years। ओके, सस्टेन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू रेज इंडिया का जीडीपी कितना, टू $5.58 ट्रिलियन बाय 2028। अगर सस्टेन रहती है ग्रोथ भारत की तो जीडीपी भारत का $5.58 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2028 और वो बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपासिंग जर्मनी। ठीक है, ये दूसरी फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 2028 का याद रखिएगा। आईएमएफ ने अभी करंटली तो खैर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जर्मनी हैं जो इंडिया के ऊपर रैंक करते हैं। आईएमएफ के अप्रैल एडिशन में, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी बताया गया था कि फिस्कल ईयर 2026 मतलब जो अभी करंट ईयर चल रहा है 2025 से 2026 का, उसी को फिस्कल ईयर 2026 बोलते हैं। यह अगला साल नहीं है। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी फिस्कल ईयर 2026 में ही प्रोजेक्टेड टू रीच, कितना रीच कर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली $4,187 बिलियन। ठीक है, और ये इसलिए ज़्यादा हो जाएगा जापान के एस्टिमेटेड जीडीपी से, ठीक है, जो 1 बिलियन कम रहेगा, और इसलिए भारत ओवरटेक कर लेगा जापान को और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये इन्होंने अपने अप्रैल के एडिशन में बोला था, जबकि मई में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये बोला था। ठीक है, इन एनी केस आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। अगर ये पूछा जाता है कि आईएमएफ ने अपने अप्रैल एडिशन में डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के क्या फिगर दिया था कि भारत का कितना जीडीपी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। Country's economy is expected to grow by 6.2% in 2025 एंड 6.3% इन 2026। हालांकि बाद में आईएमएफ ने इसको भी रिवाइज कर दिया था, ठीक है, और ऊपर थोड़ा बढ़ा दिया था। और दूसरी बात ये कि ये वाला जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यूकेपीएससी का जो रिसेंट में पेपर हुआ है अपर सबऑर्डिनेट का करंट अफेयर्स में, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा गया है। इन कंपैरिजन, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज फोरकास्टेड एट 2.8% इन 2025। तो ग्लोबल ग्रोथ कितनी फोरकास्ट करी है, 2.8% 2025 में और 3% अगले साल 2026 में। ओके, ये हमने देख ही लिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, कितना है, $30.51 ट्रिलियन। फिर चाइना है सेकेंड, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है इंडिया, और जापान हो चुका है 5th। ओके, अब आते हैं अगली खबर पे, इंडिया का एफडीआई फ्लो।
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, मतलब पिछले साल क्या क्या एफडीआई आया, कैसा रहा, सिनेरियो देखते हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से है कि एफडीआई इन्फ्लोज में देखा गया है एक स्टेडी राइज, ये बात ट्रू होगी, ठीक है। $5 36.05 बिलियन था 2013-14 में, और अब हो गया है $81.04 बिलियन। प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं ये, 2024-25 का एस्टिमेट है $81.04 बिलियन। ये 14% इंक्रीज है, ठीक है, 2023-24 उसके पिछले साल के हिसाब से। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अगर देखें तो 14% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, ओके। 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में 14% का इंक्रीज है एफडीआई में। अगर देखें कौन सा सेक्टर सबसे टॉप पर है तो वो है सर्विसेज सेक्टर। ये टॉप रेसिपिएंट है इस ऑफ एफडीआई इक्विटी 2024-25 में, ठीक है। 19% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लोज सर्विस सेक्टर में आए हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें है 16% एफडीआई, और थर्ड है ट्रेडिंग जिसका है 8% एफडीआई। एफडीआई इनटू सर्विसेज सेक्टर बढ़ा है बाय 40.77% टू $9.35 बिलियन, ठीक है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 40.77% से बढ़ा है सर्विसेज सेक्टर में एफडीआई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई। ये पॉइंट स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब तक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की बात इस तरह से होती नहीं थी, और अगर अब ये फिगर निकल के आया है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है भारत के लिए। और वो कितनी हुई है? इट ग्रू बाय 18% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, $19.04 बिलियन, ठीक है। 2023-24 के मुकाबले 18% से बढ़ा है। महाराष्ट्र हाईएस्ट शेयर लेता है एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज का। टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, सेकंड पर कर्नाटका, थर्ड पर दिल्ली। अमंग सोर्स कंट्रीज अगर देख रहे हैं कि एफडीआई आया कहाँ से है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पास, तो टॉप पर सिंगापुर है। भारत का 30% एफडीआई का शेयर सिंगापुर से आता है। भारत का 17% एफडीआई मॉरिशस से आता है जो नंबर 2 पर है, और 11% आता है यूनाइटेड स्टेट्स से जो नंबर 3 पर है, ओके। सॉरी। ओवर द लास्ट 11 फाइनेंशियल ईयर, यानी 2014 से 2025, ये 11 साल की अगर बात कर रहे हैं, तो भारत ने अट्रैक्ट किया है एफडीआई 143% इंक्रीज ओवर उससे पहले के 11 साल, ठीक है, उससे पहले के 11 साल जो 2003 से 2014 है। तो 2003 से 2014 जो 11 साल है, उसके मुकाबले 2014 से जो 2025 तक जो 11 साल हैं, वहां पर 143% इंक्रीज इन एफडीआई देखा गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो ये कंस्टिट्यूट करता है नियरली 70% ऑफ टोटल यूएस डॉलर इतना इन एफडीआई रिसीव्ड ओवर द पास्ट 25 ईयर। ये कह रहा है इसलिए अगर हम 25 साल की बात करें, टोटल पुराने अब से लेके 25 साल की बात करें, तो 25 साल में ये जो इमीडिएट 11 साल हैं, इसमें एफडीआई जितना आया है वो 70% ऑफ टोटल एफडीआई है जो अब तक 25 साल में आया है, ठीक है। एडिशनली नंबर ऑफ सोर्स कंट्री अब कितने हो गए हैं हमारे एफडीआई के, वो बढ़ के अब हो गए हैं 112। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के पास 2024-25 में 112 कंट्रीज से एफडीआई आया है। अगली खबर, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25, ये आई है मई 2025 में। इसको जारी करता है आरबीआई अंडर सेक्शन 53 का क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 की हाइलाइट्स अगर हम देखें इसके, तो साइज ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। कितना? 8.2% से अब हो गया है 76.25 लाख करोड़। ये मार्च 2025 तक की बात है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में ही ये रिपोर्ट निकलती है। टोटल ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंटिजेंसी फंड में आरबीआई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है पिछले साल? 44,861.7 करोड़, ठीक है। ये ट्रांसफर किए हैं कंटिजेंसी फंड में।
ग्रोथ ऑन एसेट साइड, अब देखिए आपको पता है आरबीआई की जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ होती है। तो एसेट साइड में यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए 52.09% राइज हुआ है गोल्ड होल्डिंग्स में, 14.32% इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, और 1.7% राइज हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। कहीं पे डिप नहीं हुआ है, बस इतना आपको पता होना चाहिए तीन चीज़ों में, ठीक है। गोल्ड होल्डिंग्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तीनों के तीनों में इंक्रीज ही हुआ है। इनकम की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की, फाइनेंशियल ईयर 25 यानी 2024-25 की बात हो रही है, तो इनकम आरबीआई की इंक्रीज करी है, आरबीआई की इनकम इंक्रीज करी है बाय 22.77%, अब हो गई है 3.38 लाख करोड़, ठीक है, जो पहले थी 2.76 लाख करोड़, तो अच्छा खासा इंक्रीज करा है। और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करा है थोड़ा, अब हो गया है ये बाय 7.76% से इंक्रीज करा है और अब इतना हो चुका है, ठीक है, 69,714 करोड़। तो इसलिए सरप्लस अगर उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.38 लाख करोड़ से इसको, तो आपको मिल जाएगा आरबीआई का सरप्लस, ओवरऑल सरप्लस इसका है 2,68,590.07 करोड़, ठीक है। कैश टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो वो डिक्लाइन कर गया है, वो हो गया है 11.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25 या फिर 2024 टू 25। कैश टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन कर गया है। आरबीआई कह रहा है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्रीज्ड डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यूसेज, ठीक है। तो फिर ये तो बोल दिया है, लेकिन सीबीडीसी क्या है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी नोट्स में, पहले इस खबर को हम करेंगे खत्म। वैल्यू ऑफ रिटेल सीबीडीसी इन सर्कुलेशन, देखिए रिटेल सीबीडीसी की बात कर रहा है, दो तरह के सीबीडीसी होते हैं, रिटेल और होलसेल, ये आरबीआई ने लॉन्च किया था 2022 में, इसको देखेंगे। तो रिटेल सीबीडीसी सर्कुलेशन में है, ये जो सर्च कर गया है बाय 334%, रीचिंग 1000 करोड़ लगभग। टोटल वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन की बात करें तो 36.86 लाख है, ठीक है, 36.86 लाख है इनकी वैल्यू। ₹500 डिनोमिनेशन के जो नोट हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट शेयर है वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में। वैल्यू में भी अगर बात करें, टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में है, टोटल बैंक नोट सर्कुलेशन में है, उसमें 500 रुपए का डिनोमिनेशन वाले नोट का हाईएस्ट शेयर है वैल्यू में भी और वॉल्यूम में भी, ठीक है। एफपीआई इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बढ़ा है 11.4% टू 1.21 लाख करोड़। करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा है बाय 25%। फेक इंडियन करेंसी नोट यानी FICN, इसका शेयर की बात करें तो काउंटरफीट नोट्स का है 4.7%, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा शेयर है काउंटरफीट नोट्स का। और इस 4.7 का जो परसेंट है टोटल में, उसमें भी अगर बात करें तो 500 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा हैं, और इनका इंक्रीज भी किया है 37.3% ईयर ऑन ईयर से। सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 500 रुपये के फेक करेंसी में, और वो जाहिर भी है जब 500 रुपये के नोट्स की वैल्यू और वॉल्यूम दोनों मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो काउंटरफीट के बिजनेस में जो लोग रहते हैं इस गलत इलीगल बिजनेस में, तो वो लोग 500 रुपये के नोट्स ही ज़्यादा छापेंगे। फेक 200 नोट्स राइज करा है इनका 13.9% से। आरबीआई प्रोजेक्ट्स इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ, अब देखिए इंडिया का रियल जीडीपी, ठीक है, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जो प्रोजेक्ट किया है वो 6.5% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, 25-26 के लिए। अब देखिए आरबीआई एक्सपेक्ट करता है इन्फ्लेशन रहेगा बिलो 4% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो कि टारगेट भी है आरबीआई का वही 4% +-2 का। तो उसके अंदर क्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स राइज कर गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से जब सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो लोगों की असल में हाउस होल्ड की सेविंग्स गिर रही हैं, और लगभग ये हर जगह पर ट्रू है भारत में स्पेशली, कि अब सेविंग्स से हट के लोग स्पेंडिंग पे ज़्यादा जा रहे थे, कंज्यूमरिज्म बढ़ चुका है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जगह जगह हो रहे थे खाने पीने से लेकर सब में, सबके रेशियो डगमगा गए हैं और अलग तरीके से जा रहा है मामला। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि क्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग राइज कर गई हैं, इसलिए ये एक अबेरेशन सा ही पॉइंट है
फाइनेंशियल 24 की बात हो रही है, यानी 2023 टू 20, ये बेसिकली बात हो रही है 2023 टू 24 की, ठीक है, एक साल और पहले की। तो इसमें ये इतना इंक्रीज करा था। नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज टू 5.1% ऑफ GNDI कंपेयर टू 4.9% फाइनेंशियल ईयर 23। ये छोड़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय RBI इंक्रीज कर गया है, इतना से छोड़िए। फिर भी ये है कि 4.32 लाख करोड़ का लगभग गोल्ड है। खैर, डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस। अब देखिए, डिक्लाइन हुआ है, पहला फैक्ट तो ये कि डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस, ठीक है, जो रिपोर्ट हुए हैं फ्रॉड केसेस उसमें डिक्लाइन हुआ है। उसके बावजूद इनकी वैल्यू की बात करें फ्रॉड्स की, तो वो ट्रिपल हो गई है। वैल्यू ऑफ बैंक फ्रॉड्स ट्रिपल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ओके, और इसकी वैल्यू हो गई है 36,000 करोड़। RBI मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट की बात करें तो 55th मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो जून 2025 में हुई थी, उसमें मेजर डिसीजन लिया गया है कि पॉलिसी रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। अब ये हो गया है 5.5% विद इमीडिएट इफेक्ट। उसके अलावा कॉन्सिक्वेंटली एडजस्टमेंट किया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDF रेट, जो कि आता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF के अंडर, और इसको कर दिया है 5.25%। इसी तरह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो MSF रेट है और बैंक रेट है, उन दोनों को 5.75% कर दिया है, ठीक है। तो ये है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रियल GDP ग्रोथ 6.5% है, जबकि GVA ग्रोथ जो रहेगी वो 6.4% रहेगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नोट्स में हम लोग कि CBDC क्या थी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था फ्रॉम बिटकॉइंस, लेकिन अनलाइक बिटकॉइंस ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट तो बिटकॉइन से इमर्ज हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल बिटकॉइंस की तरह है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे डिफरेंट है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिटकॉइंस थे डिसेंट्रलाइज, उन्हें कोई भी इशू कर रहा था। CBDCs हैं सेंट्रलाइज्ड, इनको कंट्री के सेंट्रल बैंक ही इशू करेंगे और वही रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। CBDC एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री की फिएट करेंसी का, ठीक है। फिएट करेंसी का ये डिजिटल फॉर्म है, इसलिए इशू और रेगुलेट होता है बाय कंट्री सेंट्रल बैंक। ये सर्व करता है एज अ लीगल टेंडर भी, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल बैंक नोट्स और कॉइन्स, ये लीगल टेंडर ये भी है, ठीक है। इसको भी आप पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं कहीं भी भारत में। CBDCs में यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करे, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि वो हमेशा ही करता है, उसके बिना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ CBDCs हैं जो बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काम कर रहे हैं। They have potential to bypass traditional financial intermediaries such as SWIFT and use of US dollar in international transaction. तो देखिए, इसमें पोटेंशियल है कि बाईपास कर सकता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है हमें स्विफ्ट की, और US डॉलर्स में जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं सॉरी वो सबको बाईपास करने का एक सबसे बढ़िया फंडा है CBDC, और इस पर इसलिए जोरों शोरों से काम चल रहा है इवन इन इंडिया। और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि US डॉलर का डोमिनेंस, उसके बाद अब किस तरह से वो विवाद में US के सारे स्टेप्स और US डॉलर का क्या होगा, अब उसका फ्यूचर खतरे में, तो ये सब चीज़ों की बात चली रही है। तो ऐसे में बेटर होगा कि हम एक ऑल्टरनेट लेके चलें साथ में, तो वो CBDC उसके लिए सबसे बढ़िया है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। दे कैन बी प्रोग्राम। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, या फिर अदर कोई मैकेनिज्म जो कि कंडीशंस फॉर यूसेज डिसाइड कर देगा। अब क्या है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, तो इसके कंडीशन ऑफ यूसेज आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वो अडेप्टेबल बन सके डिफरेंट कंडीशंस में। किस किस चीज के लिए? दे बिकम अडेप्टेबल फॉर वेरियस फाइनेंशियल पॉलिसीज, टारगेटेड डिसबर्समेंट्स के लिए भी, यूज केस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी, ठीक है। अब देखते हैं ई-रूपी। RBI ने इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है RBI, उन्होंने लॉन्च किया था ई-रूपी। ये CBDC है। तो ये डिजिटल रूपी लॉन्च बाय RBI, ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। दिसंबर 2022 में इसका लॉन्च हुआ था।
At that time, currency was offered by a select group of public and private banks in few major cities and could be used for both person to person एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो तो ठीक है, पायलट पे था तो ऑब्वियसली सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स ऑफ फ्यू मेजर सिटीज में ही लॉन्च होगा, लेकिन ये वहां पर भी दोनों ही तरीके से यूज में लाया गया, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी है, ठीक है। सॉरी। डिजिटल रुपी यूजर वॉलेट में अट्रैक्ट नहीं करता है इंटरेस्ट पेमेंट। एक आम तौर पे अकाउंट में अगर आपके पैसा रहता है, चाहे वो सेविंग्स हो या कमर्शियल हो, वो कुछ इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक से, तो वो कुछ ना कुछ सालाना बढ़ता रहता है उस इंटरेस्ट से, दर से। लेकिन डिजिटल रुपी जो है, जो कि यूज़र के वॉलेट में रहेगा, वो इंटरेस्ट नहीं अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो सेविंग अकाउंट नहीं, वॉलेट में रहेगा और इंटरेस्ट नहीं अट्रैक्ट करेगा। हालांकि जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको आप कभी भी डिजिटल रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिएट करेंसी भी है और लीगल टेंडर भी है, ठीक है। However, deposits held in the banks can be converted into digital rupees and vice versa for the ease of use. ये मार्क कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आरबीआई हैज डिमार्केटेड द डिजिटल रुपी इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। देखिए, दो ब्रॉड कैटेगरी में आरबीआई ने डिमार्केट किया है। एक है जनरल पर्पस यानी कि रिटेल सीबीडीसी या रिटेल ई रुपी, और एक है होलसेल ई रुपी, ठीक है। वाइल द यूजर बेस फॉर रिटेल सेगमेंट ग्रो कर गया है 60 लाख यूजर्स बाय मार्च 2025 अक्रॉस 17 बैंक्स, ठीक है। न्यूज़ में है, बेसिकली रिपोर्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप गलत ना करें। 60 लाख यूजर्स तक बढ़ चुका है मार्च 2025 में 17 बैंक्स में अक्रॉस, एंड स्कोप हैज़ इंक्रीज टू इंक्लूड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रेड एंड मोबिक्विक, ठीक है। मोबिक्विक जैसे और क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म पे भी ये आ गया है, लेकिन ये अभी तक सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सबके लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अभी भी पायलट स्टेज में है और नेशन वाइड रोल आउट्स का सून हो सकता है कभी भी आगे, जैसे सब कुछ हो जाएगा तय। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मिटिगेट द रिस्क एंड ट्रिम द कॉस्ट इन हैंडलिंग फिजिकल करेंसी, कॉस्ट ऑफ फेजिंग आउट सॉइल्ड नोट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स। ये सारी चीज़ें हम फेज आउट कर पाएंगे, ठीक है। इट विल ऑल्सो वीन पीपल अवे फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो बहामास पहली इकॉनमी थी या पहली कंट्री थी टू लॉन्च इट्स नेशन वाइड सीबीडीसी, जिसका नाम था सैंड डॉलर। ये लॉन्च किया था इसने 2020 में, ठीक है। तो बहामास थी पहली कंट्री। नाइजीरिया ने भी करा था ई नायरा 2020 में लॉन्च। चाइना वर्ल्ड की बन गई थी पहली मेजर इकोनॉमी, ठीक है। मेजर इकोनॉमीज में यूएस कोई नहीं था, चाइना बन गई थी वर्ल्ड की पहली मेजर इकोनॉमी, जिसने एक पायलट से शुरू किया था डिजिटल करेंसी का। उनकी डिजिटल करेंसी है ECNY। ये इन्होंने किया था अप्रैल 2020 में, ठीक है। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS अप्रैल 2025 में, जिसको मंथली कर दिया गया है। अब देखिए, एक बार इस खबर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक्चुअली समझ में आए और लर्न करने में ईजी रहे। PLFS क्या है उसमें, खैर इसमें देखिए PLFS के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, टर्मिनोलॉजीज वो देख रहे हैं हम लोग। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन हु आर ईदर वर्किंग या लुकिंग फॉर वर्क और आर अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। एक पॉपुलेशन में उन लोगों का परसेंटेज जो या तो वर्क कर रहे हैं या वर्क की तलाश में हैं या फिर अवेलेबल हैं वर्क के लिए, ठीक है। और ये यूज़ कैसे करता है? इट इज़ टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन दी लेबर फोर्स, उसके लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR, ये क्या है? ये परसेंटेज ऑफ पीपल है इन द पॉपुलेशन हु आर एम्प्लॉयड, सिंपली, ठीक है। जो एम्प्लॉयड हैं, अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, वो परसेंटेज ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन आर वर्किंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए खैर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो यूज़ होता है उसका इंपॉर्टेंस है कि वो गेज करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। WPR गेज करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल विद इन अ पॉपुलेशन। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी UR, ठीक है। ये क्या है? ये परसेंटेज ऑफ पीपल है इन द लेबर फोर्स हु आर अनएम्प्लॉयड
बट लुकिंग फॉर वर्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो अनएम्प्लॉयड तो हैं लेकिन दे आर लुकिंग फॉर वर्क, यू आर सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करता है। अगर आप कुछ सालों से खाली बैठे हैं और आपने वर्क के लिए लुक करना बंद कर दिया है और अपने भाई बहन या किसी के साथ, आप फादर के साथ लगे हैं किस चीज़ में, तो आप यू आर के पार्ट नहीं होंगे। किसी को असेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप यू आर के पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप यू आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क। हाउ इट्स यूज्ड टू असेस द प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विद इन दी वर्किंग एज ग्रुप। यूजुअल स्टेटस की बात करें, पी एस प्लस एस एस। अब देखिए बार बार ये टर्म आता है और पी एस प्लस एस एस का समझ नहीं आता, तो यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट 365 डेज यानी कि एक साल प्रेसीडिंग द सर्वे डेट, ये इसका रेफरेंस पीरियड होता है। ठीक है, पूरे 365 डेज यानी कि 1 ईयर प्रेसीडिंग द सर्वे डेट इसका देखा जाता है, रेफरेंस पीरियड होता है। मेथोडोलॉजी देखें तो ये अप्रोच कंबाइन करती है दो कैटेगरीज, क्या, एक प्रिंसिपल स्टेटस यानी पी एस और एक सब्सिडरी स्टेटस यानी एस एस। ठीक है, तो आपको पी एस प्लस एस एस का पता चल गया, प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस में एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड इन फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर, वो आती है। प्रिंसिपल स्टेटस में वो चीज़ लिखी जाएगी कि वो कौन सी एक्टिविटी में पर्सन एंगेज था फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ 365 डेज। ठीक है, सब्सिडरी स्टेटस में एडिशनल वर्क जो प्रोवाइड करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर इवन इफ इट वॉजेंट द मेन एक्टिविटी। ठीक है, एडिशनल वर्क है इसमें इवन इफ इट वॉजेंट द मेन एक्टिविटी, तो वो इसमें यहाँ पर आ जाएगा। अब इनका पर्पस क्या है यूजुअल स्टेटस का, पी एस प्लस एस एस का, टू प्रोवाइड अ मोर स्टेबल लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ हु इज इन द लेबर फोर्स एंड हु इज अनएम्प्लॉयड। ओके, अब है करंट वीकली स्टेटस यानी CWS। इसमें रेफरेंस पीरियड होता है लास्ट 7 डेज का प्रेसिडिंग द सर्वे डेट। मेथोडोलॉजी होती है पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड फॉर द वीक इफ दे वर्कड फॉर एटलीस्ट 1 आवर ऑन एनी डे। 7 दिन में, पिछले 7 दिन में अगर 1 घंटे में भी किसी भी दिन के 1 घंटे भी बंदे ने कहीं काम किया है तो ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड फॉर द वीक, ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड फॉर द वीक। ओके, ये है करंट वीकली स्टेटस। पर्पस क्या है, टू गिव अ शॉर्ट टर्म एवरेज स्नैपशॉट ऑफ द वर्क फोर्स कैप्चरिंग रीसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ 1 वीक पीरियड। ओके, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की भी यहाँ पर देख लेते हैं अभी हाल ही में, उसके बाद हम PLFS पढ़ लेंगे, इजी रहेगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन नीडेड, प्राइमरली फाउंड इन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि एक फैमिली के ज़्यादातर लोग, उसमें सब लोग फार्मर ही अपने आप को लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हर कोई फार्मर होता है। हो सकता है कि बंदा प्रिपरेशन ही कर रहा हो UPPCS या UPSC की, हम लोगों की तरह ही, या कुछ और बात हो। ठीक है, तो सबको वहाँ पर फार्मर ही लिख दिया जाता है, तो एक तरह से वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो अकर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन ऑफ द ईयर, ऑफन अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल लेबरर्स हु डू नॉट वर्क ईयर राउंड। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइज करता है मिस मैच बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड स्किल्स ऑफ द वर्कर्स। एक अगर मिस मैच रहता है जो कि जॉब्स अवेलेबल हैं और स्किल्स ऑफ द वर्कर, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो कि स्किल्स वर्कर्स की बहुत ज़्यादा हैं और उनके मतलब कि जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं मार्केट में। भारत में भी इस तरह का काफ़ी कुछ रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका अदर वे राउंड भी है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, इंडस्ट्री में चाहिए हमको स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। आज ये पोजीशन बना दी गई है, एजुकेशन की क्वालिटी डाउन हो चुकी है, लोगों में स्किल्स नहीं हैं। अब स्किल्स के लिए एक इंडस्ट्री को फीड करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है। खैर, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट linked to economic cycles with unemployment rising during recessions and declining in periods of growth। इसी को cyclical कहते हैं क्योंकि economic cycles से ये लिंक करता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है recessions के ड्यूरिंग और डिक्लाइन इन पीरियड्स ऑफ ग्रोथ हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ये होता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये कई बार देखा गया है कि ऑटोमेशन वगैरह की वजह से जॉब्स चली जाती हैं लोगों की, तो उसकी बात है।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स अ टाइम लैग। देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सी बात है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी जॉब छोड़ देता है और स्विच कर रहा होता है दूसरी जॉब में, तो वो वॉलंटरीली ऐसा करता है और फिर हालांकि जॉब शॉर्टेज वगैरह उसमें नहीं होती है, और इसी को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो फ्रिक्शनल है। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है ये। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्टलेस वर्क है विदाउट लीगल प्रोटेक्शन। ओके, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्टलेस वर्क। ठीक है, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्टलेस वर्क आपको याद रखना है, इसमें कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऑफन लीडिंग टू अनरिकॉर्डेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, PLFS एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे, पहले अब हम मेन न्यूज़ पे आते हैं। PLFS अप्रैल 2025, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अप्रैल 2025 रहा है 5.1%। इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं जानने की, लेकिन क्योंकि ये पहला मंथली रिलीज़ है ऑफ PLFS तो खास हो जाता है। ठीक है, पहला मंथली रिलीज़ है ऑफ PLFS। अब तक ईयरली एस्टिमेट्स आ रहे थे। मंथली एस्टिमेशन की बात करें तो देखिए LFPR, UR, WPR ये सब कुछ मंथली बेसिस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बोथ रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, और ये होंगे करंट वीकली स्टेटस में। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस आपको याद है ना, करंट वीकली स्टेटस की 7 दिन में अगर एक दिन भी 1 घंटे के लिए भी आपने काम कर लिया है कहीं पर, तो आप एम्प्लॉयड हैं उस वीक के लिए। ठीक है, तो इन तीनों की ही आपको सारी मंथली बेसिस पे मिल जाएंगी सब कुछ ऑन करंट वीकली स्टेटस। क्वार्टरली एस्टिमेट्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, पहली बार क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ PLFS हैव बीन एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज एज वेल। अब क्वार्टरली रिजल्ट भी आपके बोथ रूरल और अर्बन रीजन्स दोनों के लिए ही आएंगे। ठीक है, ये भी आएंगे करंट वीकली स्टेटस में। एनुअल एस्टिमेट्स की बात करें फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स आर प्लान टू बी एस्टिमेटेड इन बोथ यूजुअल स्टेटस। तो देखिए एनुअल एस्टिमेट जब आएगा तो उसमें दोनों के दोनों यूजुअल स्टेटस PS+SS एंड करंट वीक स्टेटस, ये दोनों के दोनों एनुअल बेसिस पे यहाँ पर फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज लाए जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ शायद। ठीक है, ये सब कुछ तो हम वहाँ पर देख चुके हैं। ओके, यहाँ पर जो था, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। खैर, मंथली बुलेटिन्स डेटा विल बी पब्लिश्ड इन फॉर्म ऑफ मंथली बुलेटिन्स। ठीक है, फर्स्ट एडिशन अप्रैल 2025 में हुआ है, ये बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ है। की फाइंडिंग्स देखें तो LFPR इन CWS अमंग एज 15 एंड अबव इतना था। ठीक है, अप्रैल 2025 में। ठीक है, LFPR रूरल एरिया में 58% था, जबकि अर्बन एरिया में 50.7% था इन द सेम एज ग्रुप। लेकिन ये कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये मंथली है। ठीक है, इसको मेरे को नहीं लगता है इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथली अब तो हर मंथ ही आएगा, हर मंथ का देखते फिरेंगे रटते फिरेंगे तो हो गया काम, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमने ऊपर एक पॉइंट देख लिया था मंथ रिलेटेड, बहुत है इसके बारे में। हाँ, ये सारे पॉइंट ठीक हैं कि हमें अब पता है मंथली आएगा, ठीक है, क्वार्टरली आएगा दोनों के लिए, रूरल अर्बन के लिए, और मंथली और क्वार्टरली दोनों आएंगे करंट वीकली स्टेटस में सिर्फ। हाँ, एनुअल एस्टिमेट्स में हमारा यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों आएंगे। ओके, तो PLFS रिपोर्ट 2022-23 की अगर देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे, बेसिकली यहाँ गलत लिखा हुआ है, NSSO नहीं NSO लॉन्च करता है ऐसे। ठीक है, NSO, क्योंकि NSSO और बाकी बॉडीज़ मर्ज करके NSO 2019 में बना दी गई थी। ठीक है, 2019 में ये मर्ज हो गई थी CSO के साथ। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI के अंडर है ये NSO। ओके, रिलीज़ करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट। तो ये जुलाई 2023 से जून 2024 तक की रिलीज़ हुई थी, सितंबर 2024 में। तो सितंबर 2024 की खबर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। PLFS लॉन्च्ड इन 2017,
PLFS को लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है, की फाइंडिंग देखें इसकी तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR इन यूजुअल स्टेटस PS प्लस SS एज 15 ईयर्स एंड अबव के लिए 60.1 था। ठीक है, इस पूरे साल में वर्कर पॉपुलेशन यानी WPR यूजुअल स्टेटस PS प्लस SS में पर्सन एजेड 15 ईयर्स एंड अबव 58.2 रहा, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी UR इन यूजुअल स्टेटस PS प्लस SS 3.2% रहा, बोथ मेल एंड फीमेल का। ठीक है, एज 15 ईयर्स एंड अबव में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर हल्का फुल्का देख लीजिए कि LFPR 60% था यूजुअल स्टेटस में, WPR 58.2% था यूजुअल स्टेटस में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR 3.2% था, बोथ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर से अपने नोट्स पे, एक बार यहाँ चेक कर लूँ, यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नोट्स पे देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट PLFS एनुअल सर्वे के। स्टैग्नेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है? स्टैग्नेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले साल मतलब जो एनुअल रिपोर्ट में इस बार क्या आया है उससे पिछले साल वाली एनुअल रिपोर्ट में भी सेम था। ठीक है, एट 3.2% अनचेंज्ड है। ठीक है, सेम एज इन 2022-23। ये आप याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट आ सकता है। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है सिंस द इंसेप्शन ऑफ PLFS इन 2017-18 कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने कोई ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन नहीं दिखाया है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है अभी 2017 से जब से रिलीज हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन नहीं है। LFPR showed a significant increase in LFPR to 60.1% from 57.9% at national level. Increasing trend worker population ratio, ठीक है, ठीक है, ये हम देख ही चुके थे, 58.2% था और इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 76.3% है, फीमेल का 40.3% है। मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन जॉब क्वालिटी, एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट जॉब क्वालिटी में विद द शेयर ऑफ सैलरीड और रेगुलर वेज वर्कर्स, इनका शेयर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट ही है, स्लाइट इंप्रूवमेंट है। इंक्रीज हुआ है 0.8 परसेंटेज पॉइंट से। ठीक है, अब 21.7% हो गया है। अर्बन और रूरल डाइवर्जेंस देखा गया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में स्लाइट इंक्रीज हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, स्लाइट इंक्रीज हुआ है, तो ये इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये अब राइज कर गया है टू 2.5%। ठीक है, पहले 2.4% था। इन कॉन्ट्रास्ट अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, 5.1% हो गया है फ्रॉम 5.4%। ओके, जेंडर डिस्पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर विमेन बढ़ा है। ठीक है, 3.2% हो गया है अब, जबकि फॉर मेन ये स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। अब 3.2 ये भी हो गया, दोनों के दोनों 3.2 है, हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर विमेन बढ़ा है और मेन कम हुआ है, और अब दोनों सेम हो गए हैं 3.2%। इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड वर्क। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों देख लेते हैं। शेयर ऑफ पीपल इंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग अनपेड हाउस होल्ड एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। LFPR मतलब इस सर्वे में PLFS में सॉरी, ये सारी चाहे अनपेड हाउस होल्ड वर्क वाले हों या स्मॉल बिजनेसेस वाले हों, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, आप यूट्यूबर हैं तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, इस तरह से भी है। तो ये इंक्रीज हुआ है टू 58.4%, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 57.3%। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड करता है बोथ एंटरप्रेन्योरियल वर्क वेंचर्स एंड प्रिकेरियस इनफॉर्मल वर्क, इसलिए ये एक मिक्स्ड इंडिकेटर है। ये ट्रू होगा स्टेटमेंट, इट इज अ मिक्स्ड इंडिकेटर ऑफ जॉब क्वालिटी। मिक्स्ड इंडिकेटर ऑफ जॉब क्वालिटी है, ये कोई बहुत क्लियर इंडिकेटर नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड वर्क का। ठीक है,
ये क्योंकि एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स भी एक हाथ पे इंक्लूड कर रहा है और इनफॉर्मल वर्क जो कि प्रिकेरियस है उसको भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली खबर पे, जो कि है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2020 टू 2022। SRS के आंकड़े तो हमेशा से ज़रूरी रहते हैं, लेकिन हल्का सा देखना ही पड़ता है उन्हें, क्योंकि बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह ये सब पता चलता है यहाँ से। तो ये रिलीज़ करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI 2025 के जून में, और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट बताया गया है की मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2019 टू 21 भी यहाँ हुई है पब्लिश। ठीक है, एक साथ पब्लिश करी है, 2019 से 21 भी और 21 से 22 भी। एनालिसिस इंक्लूड्स बिगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 मिलियन पर एज पर सेंसस 2011। ओके, यहां देखते हैं बर्थ रेट डिक्लाइन करा है टू 19.1 इन 2022। ठीक है, बर्थ रेट में डिक्लाइन देखा गया है। कितना हो गया बर्थ रेट? 19.1 हो गया। रिडक्शन ऑफ 11% ओवर द लास्ट डिकेड देखा गया है बर्थ रेट में। हाईएस्ट बर्थ रेट था बिहार में, जबकि लोवेस्ट बर्थ रेट था अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, डेथ रेट हो चुका है कम होके 6.8 इन 2022। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डेथ रेट था 9% का। चंडीगढ़ में सबसे कम था। खैर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है, 226 हो गया है अब 2022 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR ड्रॉप होके 26 हो गया है 2022 में। लास्ट डिकेड में IMR रिड्यूस हुआ है बाय 35%। ठीक है, लास्ट डिकेड में IMR रिड्यूस हुआ है बाय 35%। रूरल अर्बन एरियाज देखने में ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, बट देख लेते हैं। चलिए, रूरल एरियाज़ में डिक्लाइन हुआ है 44 टू 29 यानी 34% से। अर्बन एरियाज़ में ड्रॉप हुआ है 27 टू 18 यानी 33% रिडक्शन। डिस्पाइट द डिक्लाइन, वन इन एवरी 38 इन्फेंट डाइज। ठीक है, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। ये नेशनल लेवल पे आंकड़ा है, 1 in 38 इन्फेंट डाइज विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ। 2022 में मैक्सिमम IMR देखा गया है मध्य प्रदेश में 40 का, और मिनिमम देखा गया है मणिपुर में। ठीक है, 2022 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन किया है 1 पॉइंट से। ठीक है, अब ये हो गया है 30। ठीक है, अब ये हो गया है 30। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है टू 88, अब ये 88 हो चुका है। ओके, एज पर SRS 2022 रिपोर्ट, 8 स्टेट्स दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड द SDG टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 8 स्टेट्स ऑलरेडी अटेन्ड SDG टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या है टारगेट? SDG टारगेट MMR का लेस देन और इक्वल टू 70, लेस देन और इक्वल टू 70 बाय 2030। ये है टारगेट इस SDG का अंडर। और 8 स्टेट जिन्होंने अटेन कर लिया है इसको ऑलरेडी, वो है केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। ठीक है, अदर की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, सेक्स रेशियो एट बर्थ बढ़ा है 1 पॉइंट से, अब ये 914 हो गया है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें बर्थ पे या सेक्स रेशियो की बात करें तो 1 पॉइंट से बढ़ के 914 हो गया है। केरला और छत्तीसगढ़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है इनका इंडिया में, 970। लेकिन ध्यान रखिएगा, बात किसकी हो रही है? बात हमेशा हो रही है यहाँ पर बिगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ही कंपेयर करता है ये। ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन होती है 10 मिलियन से ऊपर एज पर सेंसस 2011। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है केरला और छत्तीसगढ़, जबकि देखिए लोवेस्ट सेक्स रेशियो उत्तराखंड में है। ये आचंबे की बात है, 857। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेशली उत्तराखंड में सेक्स रेशियो
हमेशा ज़्यादा रहता था और पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पर तो बहुत ज़्यादा था। अचानक से ये जगह जगह गिरना शुरू हुआ है और अब अगर ये लोवेस्ट इसमें दिखा रहा है सभी जगह से, तो ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, पूछा जा सकता है। पिछले साल उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछिए थे यूपीपीसीएस ने, काफ़ी थे उधर के करंट अफेयर्स के भी। सेक्स रेशियो एट बर्थ रूरल एंड अर्बन एरियाज वॉज इतना, ठीक है। तो रूरल एरियाज का था 912, अर्बन एरियाज का था 921। टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये कह रहा है एसआरएस सर्वे की इट रिमेन द सेम एट 2.0 इन 2022, ठीक है। इसने ऐसा बोला है कि ये 2.0 ही है अभी भी, ठीक है। इससे पहले हमने एक जगह देखा था 1.9 बोला गया था। एसआरएस सर्वे जो है वो कह रहा है 2.0 है। ड्यूरिंग 2022 बिहार ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 3, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु रिपोर्टेड द लोवेस्ट। Noteworthy that replacement level TFR of 2.1 has been attained at the national level, ठीक है, ये ट्रू होगा। रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 हैज़ बीन अटेन्ड एट नेशनल लेवल, ये ट्रू होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबाउट 94.3% लाइव बर्थ्स डिलीवरी इनकी या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है 2022 में। तो आपके पास अगर पॉइंट आता है कि इंडिया में टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हुई हैं टोटल डिलीवरीज में से उनका परसेंट 94.3% है, तो वो ट्रू होगा, ठीक है, या ग्रेटर देन 90% है तो वो ट्रू होगा। ओके, अब देख लिए ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ना कि एसआरएस फॉर 2021, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने एसआरएस फॉर 2022 कर दिया, ये दोनों साथ में रिलीज करे हैं, तो अब इसके भी पॉइंट पढ़ें, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। अगली खबर है, प्रोविजनल एस्टिमेट रिलीज हो गए हैं एनुअल जीडीपी के 2024-25 के लिए, ये हुए हैं मई 2025 में। इसको रिलीज किया है एनएसओ ने, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड क्वार्टरली एस्टिमेट्स देता है ये ऑफ जीडीपी फॉर जनवरी टू मार्च Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। ये दोनों के एस्टिमेट्स ये देता है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं Q4 के लास्ट ईयर के Q4 के और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इन टोटल। की हाइलाइट्स, रियल जीडीपी अब ग्रो करेगा बाय 6.5%, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट में भी था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ होगा 9.8% का, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है 9.8%। Q4 में क्या है वो भी यहाँ दे रखा है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, एक क्वार्टर का हम जान के एग्जाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे रियल जीडीपी 7.4% है क्वार्टर का। बेसिक Q4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम जब भी चौथा क्वार्टर होता है, आखिरी क्वार्टर, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह बढ़ने लग जाती है एंड में, क्योंकि कई इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर पैसा रखा रह जाता है, डेवलपमेंटल फंड्स रखे रह जाते हैं और उनको एंड में खर्चा करने के लिए तोड़ तोड़ के रोडें फिर से बनाई जाती हैं, इस टाइप का कुछ कुछ होने लगता है, तो ये बढ़ा हुआ ही आता है, ठीक है। और इसलिए अचंभा नहीं है कि ये 7.4% है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी 10.8% है लास्ट क्वार्टर का। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये यहाँ पर ग्रोथ रेट है 9.4% का पूरे साल में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कौन से सेक्टर की ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है नंबर 1 पे 9.4%, और इसके बाद है 8.9% की ग्रोथ के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज सेक्टर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज सेकंड पर है, ठीक है, और 7.2 ग्रोथ रेट के साथ तीसरे नंबर पे है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, ये 3 हो गए, ये थर्ड पर है। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो 4.4% ग्रोथ रेट है, ओके, कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 2.7% ऑब्जर्व इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जबकि क्वार्टरली का हम बात नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये 7.2% ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.1% का इसका ग्रोथ रेट है, ठीक है।
2024-25 के लिए। ये सब कुछ बढ़ा ही है। तो देख लीजिए यहाँ पे टेबल में प्रोविजनल एस्टिमेट्स 2024-25 के लिए एट कांस्टेंट प्राइजेस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइजेस मतलब रियल जीडीपी यहाँ पर आएगा, ये 6.5% हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। और नेट नेशनल इनकम हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। बाकी भी आप इधर उधर से देख लीजिए। पर कैपिटा जीडीपी हमारा 5.5% है इंक्रीज, ठीक है, 5.5% इंक्रीज है और वो इतना है, ठीक है। खैर अब आते हैं अगली खबर पे। अमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। आई एम सॉरी, मेरे को लगता है पानी पीना पड़ेगा पहले। तो अगली खबर है अमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज। ओके, तो देखिए 26 आरआरबीज को अमलगमेट कर दिया है या फिर मर्ज कर दिया है 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूटीज। ये हुआ है 1 मई 2025 से इन इफेक्ट। ये मार्क करता है 4th फेज ऑफ आरआरबी अमलगमेशन। ओके, it is aimed at strengthening the RRBs, enhancing governance, improving credit flow and advancing financial inclusion. Okay, so amalgamation हुआ है by central government under Regional Rural Banks Act 1976. Latest amalgamation is based on the principle one state one RRB. ये इसके behind principle है और ये प्रिंसिपल को नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस ने, ठीक है। अप्रैल 2025 में ये प्रिंसिपल नोटिफाई किया गया था वन स्टेट वन आरआरबी का। उसी के तहत रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में हमने अमलगमेशन कर दिया है 26 आरआरबीज का इन 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो ये थी इसकी न्यूज़। ये हुआ है टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, रिड्यूस रिडंडेंसी, ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन इन बैंकिंग सेक्टर। रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे 1975 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप, या नरसिम्हा कमिटी भी आ सकता है, बट नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप है ये एक्चुअली। तो 1975 में एस्टैब्लिश हुए थे, लेकिन आरआरबी एक्ट 1976 का है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अमलगमेशन प्रोसेस जो है 4 फेजेस में प्लान्ड था और ये शुरू हुआ था, इसका पहला फेज 2006 में, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, फेज 2 था इसका 2013 से 15, फेज 3 2019 से 21 और फेज 4 2025 में है, ठीक है। तो इसमें 26 आरआरबीज को कंसोलिडेट कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है जो आपको याद रखनी है कि अब टोटल आरआरबीज जो हो गए हैं, ठीक है, टोटल आरआरबीज इस समय भारत में 28 हो गए हैं, ठीक है। टोटल आरआरबीज हो गए हैं 28, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 28 आरआरबीज हो गए हैं, 28 आरआरबीज। ओके, 28 आरआरबीज हो गए हैं, ये आप याद कर लीजिए। और ये अभी थे इससे पहले 43, टोटल 43 थे, अब 28 हो गए हैं। यस, ओके। अब अगली खबर एमएसपी खरीफ क्रॉप्स फॉर 2025-2026 मई 2025 में अनाउंस किया गया है एमएसपी फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स। डिसीजन लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए ने, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री। अमंग दी 14 क्रॉप्स, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मूंग दाल में रिकॉर्ड हुआ है लोवेस्ट हाइक इन एमएसपी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखिए, एमएसपी पे जब भी आता है ये सब चीज़ें सीजनल, इन पे ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कभी कभार राइस और वीट के एमएसपीज पूछ ले जाते हैं, या कितने से बढ़ा ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे पॉइंट कि मूंग दाल का एमएसपी खरीफ क्रॉप्स में सबसे लोवेस्ट इंक्रीज़ करा है, ठीक है। इसको सिर्फ 0.99% से इंक्रीज़ करा है और अब इसका रेट है 8,768 पर क्विंटल,
फॉर 2025-26। ठीक है, ये टेबल में 14 के 14 दे रखे हैं। एक नज़र इस पर थोड़ी सी मारेंगे और देखेंगे इसमें क्या चीज़ है जो थोड़ी सी अबेरेशन है या इंपॉर्टेंट है। तो रागी मैंने इसलिए मार्क करा है क्योंकि अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, नॉट एब्सोल्यूट रुपीज़ इंक्रीज, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, सबसे ज़्यादा हाइक रागी में हुआ है। ठीक है, 13.89% का हाइक हुआ है रागी में हुआ है। और अब इसकी वैल्यू 4,886 पर क्विंटल है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हाइक हुआ है रागी में। और वैल्यू के हिसाब से बात करें रुपीज़ में, तो सबसे ज़्यादा हाइक हुआ है नाइजर सीड में। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू 9,537 है। ओके, फिर तूर दाल या अरहर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको बढ़ा दिया है 450 रुपये से, अब ये हो गया है 8,000 रुपये। ठीक है, पैडी का हमें देखना ही पड़ेगा, वीट का तो अगले सीज़न में आता है, बट पैडी का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पैडी कॉमन का 2,369 रुपीज़ है और पैडी ग्रेड ए का 2,389 रुपीज़ है, और दोनों ही को इंक्रीज़ करा है 69 रुपीज़ से। ठीक है, ये एमएसपीज़ हैं इनके। तो इतना हमारा हो गया है। इसके अलावा अब एक चीज़ शायद और देखनी है हमें, वो शायद है कि शुगर केन। हाँ, यस, शुगर केन का यहाँ पे नहीं दे रखा है, शुगर केन का भी पूछ लिया जाता है, तो उसका हम देख लेंगे। एफआरपी फॉर शुगर केन। शुगर केन के केस में एफआरपी होता है। अब ये सब क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस यानी एफआरपी ऑफ शुगर केन पेएबल बाय शुगर मिल्स टू शुगर केन फार्मर्स फॉर शुगर सीजन 2025-2026। तो इस बार की एफआरपी जो निकाला है ये थोड़ा सा खास है। इसमें 355 रुपीज़ प्रति कुंटल के रेट से अप्रूव किया है शुगर केन फार्मर्स को, जो ये मिल्स देंगी। ठीक है, शुगर केन मिल्स शुगर केन फार्मर्स को देती हैं एफआरपी, ये आपको याद रखना है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। शुगर केन मिल्स देती हैं शुगर केन फार्मर्स को एफआरपी, और ये देंगी 355 रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से। और ये जो है ये बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25% पे लागू होगा। ठीक है, रुपीज़ 355 पर कुंटल, बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25% पे लागू होगा। और ये प्रीमियम देगा ऑफ रुपीज़ 3.46 पर क्विंटल फॉर ईच 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी ओवर एंड अबव 10.25%। अगर रिकवरी रेट 10.25% से अबव आता है तो हर 0.1% इंक्रीज इसके अबव उस पर रुपीज़ 3.46 पर क्विंटल के हिसाब से आपको और एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और रिडक्शन इन एफआरपी बाय 3.46 पर क्विंटल हो जाएगा फॉर एवरी 0.1 डिक्रीज इन द रिकवरी। ये इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर 10.25% से रिकवरी रेट नीचे जाता है तो हर 0.1% डिक्रीज इन रिकवरी आपका एफआरपी 3.46 रुपीज़ पर क्विंटल से ही नीचे भी गिरेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है कि हाँ, नीचे गिरने वाला केस में दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए गवर्नमेंट विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शुगर केन फार्मर्स decided that there shall not be any deduction in case of sugar mills where recovery is below 9.5%। जहाँ पे रिकवरी बिलो 9.5% है वहाँ पे डिसाइड किया गया है कि there shall not be any deduction। ठीक है, such farmers will get रुपीज़ 329, उनके लिए ये वाला है रुपीज़ 329.05 पर क्विंटल। ठीक है, जहाँ पे रिकवरी रेट 9.5% के बिलो है, तो वहाँ पे और फर्दर डिक्रीज नहीं करेंगे, फिक्स कर दिया है 329.05 पर क्विंटल पे इसका प्राइस। ठीक है, एफआरपी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी A2 प्लस FL ऑफ शुगर केन फॉर शुगर सीजन 2025-26 रुपीज़ 173 पर क्विंटल है, और इसलिए एफआरपी जो 355 पर क्विंटल का अनाउंस किया है रिकवरी रेट ऑफ 10.25% पे, ये हायर है बाय 105.2% ओवर द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इतना उनको मुनाफा होगा। अब अगर नोट यहाँ पे देख लेते हैं, एफआरपी डिटरमिन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ CACP। ठीक है,
बाकी वो जो खारिफ और राबी सीज़न में डिसाइड होता है एमएसपी, वो सीसीईए करता है। यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी पे डिटरमिन किया जाता है एफआरपी, ठीक है। और ये सीएसीपी जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस विद स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अदर स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? बेसिकली मिल्स के जो मालिक हैं उनका कोई एसोसिएशन होगा स्टेट में जो काम करता है, और वो सब लोग इसमें आकर बैठेंगे और फिर डिसाइड होगा, ठीक है। और फाइनली सीएसीपी रिकमेंड करेगा। लेकिन क्या आप सीएसीपी के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होते हैं? नहीं। हालांकि देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। सीएसीपी कहाँ पर है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं इसके रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। एफआरपी बेस्ड है रंगराजन कमेटी रिपोर्ट 2012, ठीक है। ये नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप पे नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है रंगराजन कमेटी रिपोर्ट 2012 पे, ठीक है, जो कि थी ऑन रीऑर्गेनाइजिंग शुगर केन इंडस्ट्री। एफआरपी मिनिमम प्राइस है जिसपे कि शुगर मिल्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू परचेज शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स इन इंडिया। इट इज़ गवर्नड बाय, इसका देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ गवर्नड बाय शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 से ये गवर्न है, जो जिसको इशू किया गया था असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंडर। Under the Sugar Cane Control Order 1966, payment must be made within 14 days of cane delivery, ठीक है। कोई भी डिले अट्रैक्ट करेगा अप टू 15% इंटरेस्ट, और अनपेड एफआरपी रिकवर किया जाएगा बाय अटैचिंग दी मिल प्रॉपर्टीज। तो ये सब कुछ इस तरह के सारे डिस्प्यूट्स हैंडल करता है ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, ठीक है। तो आइए अब आते हैं अपनी अगली खबर पे। रिलीज की गई है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। ये हैं यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह, ऑल्सो नोन एज लल्लन सिंह। इन्होंने रिलीज किया है एनुअल पब्लिकेशन ऑफ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, ठीक है। इसको रिलीज किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे इन न्यू दिल्ली ऑन 26 नवंबर 2024, ठीक है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स यानी BAHS 2024 प्रोवाइड करता है की एस्टिमेट्स फॉर मिल्क, एग, मीट एंड वुल प्रोडक्शन इन इंडिया मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक का इसमें एस्टिमेट्स हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन 239.3 मिलियन टन्स हुआ है, जिसमें कि 5.62% ग्रोथ देखी गई है ओवर द पास्ट डिकेड। 10 सालों की बात हो रही है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश विद 16.21% शेयर से नंबर 1 पे है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और भारत इस समय वर्ल्ड का लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर है, यानी कि फर्स्ट। राजस्थान नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है, वेस्ट बंगाल ने जबकि हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ देखी है। वेस्ट बंगाल में देखी गई है हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे टॉप प्रोड्यूसर तो है, लेकिन अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई है मिल्क प्रोडक्शन की, तो वो ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। एग प्रोडक्शन में बात करें तो 6.8% ग्रोथ हुई है ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि 10 सालों में। और इसमें नंबर 1 पर जो है 17.85% कंट्रीब्यूशन के साथ है आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में। भारत में एग प्रोडक्शन में भारत रैंक 2nd पर है ग्लोबली, ठीक है। भारत अपने आप में एग प्रोडक्शन में रैंक 2nd है। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, 2nd पे तमिलनाडु है, 3rd पे तेलंगाना है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ एग प्रोडक्शन में देखी गई है लद्दाख में, ओके। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो 4.85% की ग्रोथ हुई है लास्ट डिकेड में। वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ नंबर 2 पर है, ठीक है।
थर्ड पर है महाराष्ट्र। ओके, मीट प्रोडक्शन में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। आसाम में देखी गई है हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ। वुल प्रोडक्शन की बात करें तो स्लाइट ग्रोथ देखी गई है 0.22% की। राजस्थान नंबर 1 पर है और सेकंड पर है जम्मू एंड कश्मीर। आपको इस कैटेगरिकली याद रखना है, वुल प्रोडक्शन में जम्मू एंड कश्मीर नंबर 2 पर है, 1 पे नहीं है। राजस्थान है नंबर 1 पे। थर्ड पर है अच्छा ठीक है, ये लीड कर रहे हैं, बस इतना बहुत है। थर्ड पर नहीं दिया हुआ है। पंजाब ने शो किया है हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ। ओके, वैसे भी इतना हाई परसेंटेजेस इनका थर्ड का कोई मतलब नहीं है। ग्लोबल कंटेक्स्ट, इंडिया लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन और रैंक्स सेकंड इन एग प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। ओके, अब एमएसपी की बात करेंगे हम राबी क्रॉप्स के लिए 2025-26। ठीक है, राबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स जो रहते हैं। अक्टूबर 16, 2024 में CCEA चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने डिसाइड करा ये एमएसपी फॉर राबी क्रॉप्स फॉर 2025-26। ठीक है, यहां पर हाईएस्ट हाइक देखी गई है ₹300 पर क्विंटल की, और ये देखी गई है रेप सीड एंड मस्टर्ड में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट देखी गई है वो है दालों में, लेंटिल में। ठीक है, और बाकी में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ देखी ही गई है, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखी गई है वो है रेप सीड और मस्टर्ड में। वीट का एमएसपी हम देख लेते हैं, 2425 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, अब फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स 2024-25। ओके, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का है, फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इनको नहीं, हम लोग इसको एसेस करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स में जो आपको याद रखने पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम बात करें टोटल फ्रूट्स की, तो आप देख रहे हैं जो ग्रीन में मार्क है वो इंक्रीज है, जो रेड में मार्क है वो डिक्रीज है। ठीक है, तो 2023-24 का यहाँ पे दे रखा है, 2024-25 का यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो ये दे रखा है एरिया और प्रोडक्शन 2023-24 का, ये है एरिया और प्रोडक्शन 2024-25 का। टोटल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया में रिडक्शन है, इसके एरिया में रिडक्शन है। ठीक है, टोटल फ्रूट्स के, जबकि इसके प्रोडक्शन में इंक्रीज है। ठीक है, इसके प्रोडक्शन में इंक्रीज है। तो टोटल फ्रूट्स के मामले में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया है प्रोडक्शन में, जबकि डिक्रीज आया है एरिया में। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी हुई है इंक्रीज। ये है हाल टोटल फ्रूट्स में। टोटल वेजिटेबल्स की बात करें तो एरिया तो इंक्रीज ही हुआ है, साथ में ये भी इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है इंक्रीज टोटल वेजिटेबल्स में। यहाँ पर दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सॉरी, एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल, और दूसरा टोटल स्पाइसेस। ये एबरेशन है और पूछा भी जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केसेस में, इसमें और इसमें, टोटल स्पाइसेस और एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स में देखा गया है कि ईयर ऑन ईयर एरिया भी कम हुआ है और प्रोडक्शन भी कम हुआ है और काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, दोनों ही काफ़ी कम हुआ है, एरिया भी और प्रोडक्शन भी, इन दोनों ही कैटेगरीज में। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों हुए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बात करते हैं टोटल फ्लावर्स की, तो इसमें इंक्रीज़ हुआ है एरिया भी और प्रोडक्शन भी। टोटल प्लांटेशन में इंक्रीज़ हुआ है एरिया भी और प्रोडक्शन भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोनों आपको कैटेगरिकली याद रखने हैं और एक टोटल फ्रूट्स वाला आपको याद रखना है। ठीक है, कि एरिया में डिक्रीज होने के बावजूद भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, टोटल फ्रूट्स में हुआ है ऐसा। थर्ड, एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स 2024-25 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया 28 मई 2025 में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक रिकॉर्ड पर आ गया है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पे आ गया है 3539.59 LMT। ठीक है, विच इज़ 216 लगभग LMT हायर दैन पहले का 2023-24 का। ठीक है, 6.5% इंक्रीज के साथ।
ईयर ऑन ईयर इंक्रीज 6.5% का है इधर। ठीक है, ये फिगर आप याद रखेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हाई है 3539.59 LMT फूड प्रोडक्शन का है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का। रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन की क्रॉप्स, रिकॉर्ड प्रोडक्शन की क्रॉप्स में देखा गया है राइस, व्हीट, मेज, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये 5। इनके नाम आप याद रखेंगे कि 2024-25 में इनमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा गया है इन पांचों में। रीजंस हैं फेवरेबल मॉनसून, आइडियल वेदर सिग्निफिकेंटली बूस्टेड क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन वेरियस क्रॉप्स की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन्स में, जो कि हमने ऊपर देखा ये फिगर, इसमें हिस्सा राइस का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इतना, व्हीट का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इतना, और मेज का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इतना। ये तीनों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, इम्पॉर्टेंट है। फिर बाकी श्री अन्न वगैरह भी दे रखा है, बट वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं है, वो इंक्रीमेंट तो हुआ है थोड़ा बहुत सब में, बट रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं है। श्री अन्न जो है वो मिलेट्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, श्री अन्न इज मिलेट्स। ठीक है, जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिसाइड हुआ था 2023 में यूएन ने, तो बजट में श्री अन्न को, मतलब मिलेट्स को श्री अन्न बोलकर प्रमोट किया गया था इंडिया द्वारा। ठीक है, टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन की बात करें तो 426.09 LMT पर है, और इसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन है ग्राउंडनट और सोयाबीन में, ग्राउंडनट और सोयाबीन में रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ठीक है सॉरी, ये है। अब आते हैं हम अगली खबर पे, यहाँ पर और तो कुछ है नहीं। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023। ओके, जुलाई 31, 2024 में WTO ने रिलीज किया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023। 2022 में लीडिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, लीडिंग कंट्रीज वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड की बात हो रही है। ठीक है, टोटल ट्रेड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मर्चेंटाइज ट्रेड की बात हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज नहीं है इसमें, मर्चेंटाइज ट्रेड है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों के टर्म में देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम एक्सपोर्टर, और ये है यहाँ इंपोर्टर। रैंक देखते हैं एक्सपोर्टर में, तो फर्स्ट है चाइना की, सेकंड है यूएसए की, और थर्ड है जर्मनी की। ठीक है, चाइना यहाँ फर्स्ट है एक्सपोर्टर ऑफ मर्चेंडाइज गुड, चाइना लीड करता है। इंडिया की रैंक 18th है। ठीक है, 18th, 18वीं रैंक है। ठीक है, 1.8% है इंडिया का टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स ग्लोबल में। इंपोर्टर्स में बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर यूएसए है, सेकंड यहाँ चाइना है, और थर्ड यहाँ जर्मनी है। तो दोनों ही लिस्ट में आप देखेंगे बस फर्स्ट और सेकंड में अदली बदली हो गई है, बाकी सब सेम है। ठीक है, हालांकि इंपोर्टर की बात करते हैं तो मर्चेंटाइज इंपोर्ट में इंडिया की रैंक अच्छी है, जो कि है 9th, और वो ट्रू भी है क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, इसलिए इंपोर्ट में इंडिया की रैंक आएगी अच्छी, जो कि है 9th, जो कि ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, शेयर है इंडिया का इंपोर्ट्स में 2.8% ग्लोबल इंपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे रैंक, ये आपको याद रखनी है, स्पेशली फर्स्ट वाले। एक्सपोर्टर सबसे बड़ा चाइना है, इंपोर्टर सबसे बड़ा यूएसए है, ये है इन केस ऑफ वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड। अब देखते हैं टॉप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स कमर्शियल सर्विसेज में 2022। ठीक है, तो एक्सपोर्टर की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर यूएसए है, और इंपोर्टर की बात करें तो यहाँ पर भी फर्स्ट यूएसए ही है। एक्सपोर्टर में सेकंड यूके है, थर्ड चाइना है, इंडिया की रैंक है 7th। ओके, इंपोर्टर में सेकंड चाइना है, थर्ड जर्मनी है, और इंडिया की रैंक है 9th। ये सर्विस की बात हो रही है। अब देखिए, सर्विसेज में इंडिया की रैंक अच्छी है क्योंकि इंडिया की सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, तो एक्सपोर्ट इंडिया की सर्विसेज का हाई है, और हमारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आता भी है पैसा। 7th है रैंक, और इंपोर्टिंग में 9th है। 4.4% ऑफ ग्लोबल शेयर है इंडिया का सर्विसेज में। ओके, इन 2022 टॉप 5 कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा एंड इंडोनेशिया। इंडिया की रैंक 7th है। ठीक है, इट इज़ टाइड विद अर्जेंटीना 7th पे, लेकिन इंडिया की रैंक 7th है टॉप 5 कंट्रीज
फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स के लिए हैं यूएसए पहला, सेकंड ब्राज़ील, चाइना थर्ड, कनाडा फोर्थ और इंडोनेशिया फिफ्थ। ओके, टॉप 5 कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट्स, इसमें नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे यूके, फिफ्थ पे कनाडा। इंडिया की रैंक यहाँ फिर से 7th ही है। ठीक है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों में इंडिया 7th है अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो। 2022 में इंडिया की रैंक 7th है फूड एक्सपोर्ट्स में भी। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली फूड एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो भी इंडिया की रैंक 7th आती है, और 8th है अगर हम फूड इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया की रैंक। ओके, और यहाँ पर यूएसए और चाइना टॉप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब यूएसए टॉप एक्सपोर्टर है फूड एक्सपोर्ट्स में और चाइना टॉप इंपोर्टर है फूड इंपोर्ट्स में। 2022 में इंडिया वॉज द 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स विद चाइना लीडिंग। ठीक है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर था माइनिंग प्रोडक्ट्स का, जबकि चाइना फर्स्ट पे था। इंडिया ने रैंक किया है 6th इन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स। इंडिया का रैंक 6th है, अच्छा रैंक है आयरन स्टील एक्सपोर्ट्स का, लेकिन अब ये रैंक डिप हो सकता है क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किस तरह से बढ़ा दिए हैं अब वहाँ पे टैरिफ्स, और साथ में ईयू ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ टैक्सेस इस तरह से बढ़ाए हैं। तो इंडिया रैंक 6th इन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स विथ चाइना एट टॉप। ठीक है, इन 2022 इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था केमिकल्स का, 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर था यूएस एंड द 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑल्सो, जबकि यूएसए लीड करता था बोथ दी कैटेगरीज में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल्स में। ठीक है, इंडिया वॉज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक कैटेगरी में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पर है, तो आपको ये याद रखनी है, समहाउ ये मार्क करना छूट गया है, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, नंबर 1 पर है ग्लोबली इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स में 2022 में। अगस्त 2024 में एक डेटा और रिलीज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लाइम का, और 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का। इसको एज इट इज़ रट लीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया कौन कौन सी रैंक पर है, ये दिया हुआ था इस गवर्नमेंट के डेटा में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, 3 तो आप रट लीजिए। ठीक है, तो और ऊपर से 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख दिया है, मोस्टली शायद एल्यूमिना है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम नहीं है। खैर, अब देखते हैं अगली खबर, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। अब देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 भी आ गई है, ये 2024 का दे रखा है, बट 2024 की रिपोर्ट में भी नज़र मारना बेहतर रहेगा क्योंकि आपको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पता चलेगी। तो देख लेते हैं, UNCTAD रिलीज़ करता है ऐसे, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको रिलीज़ करता है एनुअली सिंस 1991, इसको रिलीज़ कर रहा है। रिपोर्ट एनालाइज करता है ट्रेंड्स इन FDI, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ग्लोबल और रीजनल लेवल दोनों में। ओके, ये एनालाइज करती है रिपोर्ट। जून 2024 में UNCTAD ने ये रिलीज़ करी थी। सेंट्रल थीम थी इसकी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब याद रखने की। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ग्लोबल FDI डिक्रीज हुआ है बाय 2% इन 2023। ग्लोबल FDI डिक्रीज हुआ था बाय 2% इन 2023, और अब ये फॉल कर गया था $1.3 ट्रिलियन पे। FDI आउटफ्लोज की बात करें तो 2023 में FDI आउटफ्लोज 9 ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज वर एशिया। ठीक है, FDI आउटफ्लोज में 9 ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज वर फ्रॉम एशिया। ठीक है, जो कि सोर्स कंट्रीज होती हैं जहाँ से FDI आता है। FDI आउटफ्लोज 2023 में 9 ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज वर फ्रॉम एशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, FDI आउटफ्लो में इंडिया की रैंक है 20वीं, 20th। ठीक है, जबकि USA, जापान और चाइना रैंक करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। USA फर्स्ट है, जापान सेकंड है और थर्ड है चाइना। ठीक है, ये बात हो रही है FDI के आउटफ्लो की। स्विट्जरलैंड और हांगकांग रैंक करते हैं 4th और 5th। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है $28 बिलियन का FDI इनफ्लो इन 2023।
जो कि 42.86% लेस है दैन प्रीवियस ईयर, और इसलिए हल्ला भी उठा था, अगर आपको याद होगा। और इसलिए बस इस पॉइंट के लिए मैं ये रिपोर्ट एक बार पढ़ रहा था। ठीक है, इंडिया में रिकॉर्ड हुआ था $28 बिलियन इन एफडीआई इनफ्लोज, और ये 42.86% कम था देन प्रीवियस ईयर। ग्लोबल एफडीआई इनफ्लोज इन 2023 ड्रॉप करे थे 2% से, हम देख चुके थे। डेवलपिंग इकोनॉमीज टॉप द लिस्ट ऑफ एफडीआई रेसिपिएंट्स। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था 2023 में, इनफ्लो हुआ था। डेवलपिंग एशिया वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट रीजन ऑफ एफडीआई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो कि 2023 के उसमें था। ठीक है, 46.62% ऑफ ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हुआ है एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज में। टॉप 5 एफडीआई रेसिपिएंट्स 2023 में थे यूएसए, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील। छोड़िए, इंडिया की रैंक यहाँ थी 15वीं। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इंडिया की रैंक 15वीं दे रखा है, और वैसे भी शायद 15वीं ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल इंडिया की रैंक जो अभी नया आया है 2025 की ये रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक बता रखा है कि एक इम्प्रूव हुई है, और उसके बाद भी 15 बता रखी है। और ये मैंने कंफर्म कर लिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इंडिया की रैंक 16 से 15 हुई है। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो इनकी रिपोर्ट में 15 दे रखा है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट हम याद रखेंगे कि 16 से 15 हुई है, क्योंकि वो रीसेंट रिपोर्ट में है। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा तजव्वुद नहीं देता, यहाँ पे नहीं बात करते इसकी। खैर, अब हम देख लेते हैं अपने नोट्स में 2025 में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, जिसकी मैं बात कर रहा था और इस एनॉमली की बात कर रहा था जो आपको याद रखनी है। देखिए, इंडिया इन्हें इम्प्रूव किया है अपना ग्लोबल एफडीआई। अब देखिए, इतना ज़्यादा फॉल हो गया था ना, तो अब यहाँ पे इंडिया को अपना इम्प्रूव कुछ करना पड़ेगा, तो उसने अपनी रैंकिंग तो इम्प्रूव करी है। ये कह रहा है रैंकिंग इम्प्रूव करी है टू 15th, अब ये 15वीं रैंक पे आ गया है इन 2024 डिस्पाइट अ स्लाइट डिक्रीज इन इनफ्लोज। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज लास्ट ईयर भी आया था बहुत ज़्यादा, और अब फर्दर डिक्रीज आया है एफडीआई के इनफ्लो में इंडिया में। हालांकि रैंक इंडिया की एक इंप्रूव हुई है। ठीक है, 16 से 15 हो गई है, ये आप याद रखेंगे। और स्लाइट डिक्रीज आया है एफडीआई इनफ्लो में पिछले साल के मुकाबले, जबकि पिछले साल बहुत बड़ा डिक्रीज आया था। UNCTAD रिपोर्ट हाईलाइट सिग्निफिकेंट राइज इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स। ओके, पोजीशनिंग इंडिया 4th ग्लोबली। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिपोर्ट बताती है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में बहुत बड़ा राइज आया है, सिग्निफिकेंट राइज आया है इंडिया में, और इसलिए इंडिया की 4th ग्लोबली पोजीशन हो गई है इस कैटेगरी में, solidifying its attractiveness to international investors. The report also highlights that uncertainty is affecting global investment and it may impact on developing countries to achieve the 2030 agenda for SDGs. ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी हो रही है, एफडीआई के रूट्स की भी अनसर्टेनिटी हो रही है, सेक्टर्स की भी अनसर्टेनिटी हो रही है, कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है। तो ये इस अनसर्टेनिटी के चलते डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2030 एजेंडा फॉर एसडीजी हासिल करने में दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है, तो आपको भी याद रखना है। हाईलाइट देखें, ग्लोबल एफडीआई फ्लो नीचे गिरा है बाय 11%। अब देखिए, आपको याद होगा पिछले साल 2% से नीचे गिरा था, इस बार नीचे गिरा है बहुत ज़्यादा। ग्लोबल एफडीआई की बात करें तो वो है 11% से इन 2024। सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ डिक्लाइन है ये। ठीक है, ये सेकेंड कंसेक्यूटिव डिक्लाइन है ग्लोबल एफडीआई का। अब हो गया है $1.5 ट्रिलियन पे। यूएस लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई रहा है। ठीक है, यूएस इज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई, जबकि इंडिया की रैंक 16th। ठीक है, इंडिया की रैंक 16th है एफडीआई के रेसिपिएंट होने में। ठीक है, अभी यहाँ 15 बताया था, अब ये 16 बता रहा है। देखते हैं इसको। अनइवन एफडीआई ग्रोथ, अफ्रीका सॉ एफडीआई राइज। आपको बेसिकली 15th याद रखना है, वही सही है। ठीक है, ये 16th यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 15th ही है ये। अनइवन एफडीआई ग्रोथ, अफ्रीका सॉ एफडीआई राइज 75%। ठीक है, अफ्रीका में तो देखिए 75% का एफडीआई राइज हुआ है, लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ इजिप्ट में बन रहा है, उसके अकाउंट पे हुआ है ये सब कुछ। ठीक है,
while Latin America and Caribbean experience a 12% decline in total flows. तो uneven FDI ग्रोथ रही है, stagnant इन्वेस्टमेंट रहा है जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज में। तो देखिए जॉब ही क्रिएट नहीं होंगी तो बाकी सब डेवलपमेंट कैसे होगा, उस डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए स्टैगनेंट इन्वेस्टमेंट है जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज में, तो जॉब क्रिएट नहीं होंगी। इन टू मैनी इकोनॉमीज कैपिटल इज स्टैगनेटिंग बाय और बाईपासिंग एंटायरली सेक्टर्स दैट मैटर्स द मोस्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज दैट ड्राइव जॉब क्रिएशन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। डिक्लाइन इन सेक्टर्स क्रिटिकल फॉर SDGs, ड्रॉप वॉज स्पेशली स्टीप इन सेक्टर्स क्रिटिकल टू अचीविंग द SDGs, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी में ड्रॉप आया है -31% का, वाटर एंड सैनिटेशन में आया है -30% का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो क्रिटिकल हैं हमारे SDGs को अचीव करने के लिए सेक्टर्स कौन से, स्पेशली ये दोनों। रीन्यूएबल एनर्जी में घाटा आया है -31% का, ठीक है, ड्रॉप आया है। ऐसे ही वाटर और सैनिटेशन में भी आया है। रीन्यूएबल एनर्जी में सब जगह इतना सब कुछ चल रहा था और भारत में भी चल रहा था, ऐसा लगता है कि यार उसमें इंक्रीज ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आया है डिक्रीज, ठीक है। अचीविंग द SDGs इन डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर्स एन एस्टिमेटेड $4 ट्रिलियन to $5 ट्रिलियन एनुअली, और अभी आपने देखा 2024 में सिर्फ 1.5 ट्रिलियन ही है टोटल। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कोलैप्स हुआ है, क्यों? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस IPF फेल हो गया है 26% से नीचे। वर्सनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गैप वर्सन हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी आउटपेसेस, देखिए आपको अब ये चीज़ भी याद रखनी है कि इसमें डिजिटल इकोनॉमी और पॉजिटिव डिजिटल ट्रेंड्स, डिजिटल के स्पेस में, AI के स्पेस में सब जगह पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहे हैं और वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिजिटल सेक्टर सॉ डबलिंग इन प्रोजेक्ट वैल्यूज, बिकमिंग द प्राइमरी FDI ग्रोथ इंजन। तो डिजिटल सेक्टर अब प्राइमरी FDI ग्रोथ इंजन बन गया है। पॉजिटिव डिजिटल ट्रेंड्स हैं, FDI इन AI, डेटा सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर्स कंटिन्यूज टू सर्च, ठीक है। इसमें AI में FDI, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर में ये सारे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए रीज़न क्या है ये सब अजीब सी चीज़ों का। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, इंटेंसिफाइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ कंपटीशन combined with elevated financial risk and uncertainty eroding long-term investor confidence. नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें पहली खबर है इंडिया का लार्जेस्ट, एक सेकेंड, ओके, इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल बना है। इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया का लॉन्च हुआ है लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है जून 2025 में। यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो भी मिनिस्ट्री पूरी इनके अंडर है, मिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, अश्वनी वैष्णव जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये हुआ है एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, MSIL, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की मानेसर फैसिलिटी में। मानेसर हरियाणा में है, गुड़गांव के पास पड़ता है। गुड़गांव में इनका अपना प्लांट भी है, बट मानेसर में भी इनका एक प्लांट है, और मानेसर हरियाणा वाले प्लांट में की फैसिलिटी में यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये यहाँ पे लोकेटेड है। अब ये क्यों है शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल, कैसे है ये, क्यों मल्टी मोड कैसे आ रहे हैं? देखिए रेलवे से भी इसको लिंक किया गया है। इट इज़ लिंक टू पटली रेलवे स्टेशन। ये फैसिलिटी लिंक करी गई है पटली रेलवे स्टेशन से वाया 10 किलोमीटर डेडिकेटेड रेल लाइन, पार्ट ऑफ 121.7 किलोमीटर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर डेवलप्ड बाय हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HRIDC, ठीक है। तो हरियाणा के HRIDC के साथ कोलैबोरेट करके ये काम हुआ है कि मानेसर प्लांट जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का हरियाणा में है, वहाँ पर ये मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल गति शक्ति, वहाँ पर ऑटोमोबाइल का पहला इंडिया का इनॉग्रेट हो गया है और लिंक हो गया है इस रेलवे स्टेशन से, पटली रेलवे स्टेशन से। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे 684 करोड़ रुपीज़ HRIDC ने दिया है
और उसके अलावा बचा हुआ जो भी है पैसा वो मारुति सुजुकी ने दिया है। ये टर्मिनल की एनुअल लोडिंग कैपेसिटी 4.5 लाख व्हीकल्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, नॉट हाईएस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है। यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें, एफटीए की, तो अभी हाल ही में यूके और इंडिया ने 6 मई 2025 को साइन किया है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनली। कल्मिनेशन ऑफ नेगोशिएशन हुए हैं ये, जो कि शुरू हुए थे जनवरी 2022 में। टोटल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट्स बिटवीन यूके एंड इंडिया था पाउंड स्टर्लिंग 42.6 बिलियन में, ये डॉलर नहीं है, ठीक है, उससे ऊपर है। इन द 4 क्वार्टर्स टू द एंड ऑफ Q4 2024 एक इंक्रीज ऑफ 8.3% देखा गया इन करंट प्राइसेस फ्रॉम 4 क्वार्टर्स टू द एंड ऑफ Q4 पिछले साल का। इंडिया वॉज द यूकेज 11th, इंडिया यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 11वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूके की टोटल ट्रेड का 2.4% हिस्सा इंडिया शेयर करता है। ठीक है, इंडिया के साथ होती है यूके की ट्रेड, टोटल ट्रेड का 2.4%। इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ये एक लैंडमार्क पैक्ट है डिजाइन टू प्रमोट डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट टैरिफ कंसेशन। देखिए, टैरिफ कंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एफटीए में। टैरिफ कंसेशन पे यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया के इस एफटीए के साथ यूके के मार्केट में इंडिया को एक्सेस मिल गया है और टैरिफ एलिमिनेशन हो गया है 99% ऑन टैरिफ लाइन्स पे। ठीक है, और सिर्फ 99% ऑफ टैरिफ लाइन ही नहीं, जो हाई वैल्यू टैरिफ लाइन है वो ज़्यादातर सब यहाँ इंक्लूडेड हैं। इसलिए 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू पे नियरली इंडिया को एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेगोशिएशन में क्या कुछ फाइनलाइज हुआ है। इंडिया रिजल्टेंटली क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कस्टम ड्यूटीज ऑन 90% ऑफ यूके टैरिफ लाइन्स भी। इंडिया करेगा रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज ऑन 90% ऑफ यूके टैरिफ लाइन्स 10 सालों के अंदर। ठीक है, 10 साल का पीरियड दिया है जहां पे इंडिया को ऐसा करना है। यूके प्रोवाइड करेगा इंडिया को 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन टैरिफ लाइन्स फ्रॉम डे 1 ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट के पहले दिन से तुरंत शुरू हो जाएगा। फिर देखिए एड वैलोरियम ड्यूटी। एड वैलोरियम ड्यूटी आपको पता होगा क्या होता है, वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी लगती है या टैक्स लगता है। ठीक है, एड वैलोरियम ड्यूटी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 150% to 75% immediately, further to 40% by 10th year। अब देखिए ये बहुत अच्छा है अगर एड वैलोरियम ड्यूटी रिड्यूस हो रही है। एड वैलोरियम ड्यूटी यूजुअली रियल एस्टेट वगैरह में लगती है, जो लैंड पार्सल्स होते हैं उनमें लगती है, और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स वगैरह में लगती है। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दिया है 150 से 75% पे तुरंत के तुरंत। ठीक है, और इसको फर्दर रिड्यूस करके 40% कर दिया जाएगा 10 सालों के अंदर। एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर, वो हमने देखा ही है कि किस तरह से टैरिफ लाइंस तो हमने करी दी हैं, साथ में ये एफटीए नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इफेक्टिवली एड्रेस करता है, इसलिए एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया यूके के बीच हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स यानी PEBS 2025। ये आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स PEBS को रिलीज़ किया था वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2025 में। ये हाईलाइट करता है कि इंडिया ने सक्सेसफुली लिफ्ट किया है 171 मिलियन पीपल को आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया ने सक्सेसफुली लिफ्ट किया है इतने लोगों को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, प्रपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन लेस देन $2.15 अ डे। अब देखिए क्यों है ये $2.15 अ डे। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है जो कि ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अब तक यही थी, क्योंकि ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 में थी। जून या जुलाई 2025 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी पॉवर्टी लाइन को मॉडिफाई कर दिया है, अब वो $3 अ डे कर दिया है। ठीक है, इसको भी जब देखेंगे अच्छे से, अभी के लिए मैं आपको पहले ही टोक के बता रहा हूँ ताकि आप ये बैक ऑफ माइंड में रखें। खैर, हम PEBS को डिस्कस कर रहे थे, तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $2.15 अ डे विच इज इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल शार्पली फ्रॉम 16.2% in 2011-12 to just 2.3% in 2022-23। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा।
पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है। ये शार्पली फॉल हुआ है, ठीक है, 16.2% से जो 2011-12 में था टू ओनली 2.3% 2022 से 23 तक। अब देखते हैं, ये बेसिकली इंडिया की बात हो रही है जो इसमें रीजनल दिया हुआ है। रूरल इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप हुई है 18.4% से। ठीक है, मेरे ख्याल में वो बाहर चला गया था फ्रेम के फॉर सम रीज़न। खैर, रूरल इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप हुई है फ्रॉम 18.4%, ठीक है, प्रेजेंट इन 2011-12 टू 2.8% इन 2022-23। ओके, अर्बन एरियाज में एक्सट्रीम पॉवर्टी गिरी है 10.7% टू 1.1% ओनली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, तो आपको याद रखना है रूरल एरिया में 2.8% हो गई है पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी, और अर्बन एरिया में एक्सट्रीम पावर्टी 1.1% हो गई है सेम पीरियड में। ठीक है, 2011-12 से लेकर 2022-23 तक। ठीक है, एक डिकेड मान लीजिए, इवन दो थोड़ा एक आध साल ज़्यादा है। रूरल अर्बन पावर्टी गैप नैरोड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो ये पावर्टी गैप नैरो हो गया है। ऑब्वियसली जब इतना हो गया है तो ये पहले 7.7 परसेंटेज पॉइंट्स था और अब ये हो गया है 1.7 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन देखें तो 16% का रहा है। ठीक है, इस टाइमलाइन में एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन इसका 16% का रहा है। इंडिया हैज़ मेड सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग poverty at lower middle level defined as living on $3.65 per day। ठीक है, तो देखिए लोअर मिडिल लेवल इनकम लेवल पे भी इंडिया ने सब्सटैंशियल प्रोग्रेस किया है पावर्टी को रिड्यूस करने में। अब एक्सट्रीम पावर्टी की बात खत्म हो गई है, बात हो रही है पावर्टी की। तो पावर्टी में भी इंडिया ने लोअर मिडिल इनकम लेवल पर सब्सटैंशियल प्रोग्रेस दिखाया है। और ये कैसे डिफाइन होता है लोअर मिडिल इनकम लेवल? देखिए ये अभी भी पुरानी डेफिनेशन से ही है कि $3.65 पर डे। नया वाला हम देख लेंगे। पावर्टी रेट एट दिस थ्रेशहोल्ड डिक्रीज फ्रॉम 61.8% टू 28.1%। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मिक्स करे गए हैं नए वाले से। वो कंफर्म कर लेंगे जब नया वाला हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। अभी जो नई पावर्टी लाइन के बाद आया है रिसेंट में, यहाँ पर जो घटना चक्र में नहीं दे रखा है, फिलहाल अभी सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं एक बार। MPI डिक्लाइन हुआ है 53.8% से, जो कि 2005 और 6 में था। अब हो गया है ये 16.4% ओनली 2019-21 से। इंडिया का कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स इंडिया का, जो कि मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी होता है, वो इम्प्रूव हुआ है। 28.8 था इन 2011-12, अब 25.5 हो गया है 2022-23 में। ठीक है, ये दिखाता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। यहाँ पे यही दे रखा है। आइए हम अपने नोट्स पे चलते हैं और कंफर्म करते हैं सारी चीज़ें। तो पहले तो ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक अपडेट्स जो हैं पावर्टी लाइन की, नहीं, PEB 2025 का देख लेते हैं जो इन्होंने बात करी थी। तो PEBs जो हैं पब्लिश होती हैं बायएनुअली। ठीक है, हर 2 साल में पब्लिश होता है ये ड्यूरिंग दी स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इनकी एक स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग होती है दोनों की, तो वहाँ पर इसको पब्लिश किया जाता है बायएनुअली। और बायएनुअली मतलब 2 साल में नहीं, हर 1 साल में 2 बार। ठीक है, 1 साल में 2 बार बायएनुअली है, बायएनुअली नहीं है, सॉरी। इट प्रोवाइड्स insights into poverty, shared prosperity, inequality trends over 100 developing countries। डेवलपिंग कंट्रीज में इंसाइट देता है ये पावर्टी के। Methodology for India, World Bank poverty estimate for India based on 2011-12 consumption expenditure survey, 2011-12 का consumption expenditure survey और 2022-23 का household consumption expenditure survey। NSO ने जो जारी किया था रिसेंटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, इसको भी हम आगे कभी देखेंगे। ओके, 2022-23 का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। वर्ल्ड बैंक अपडेट अगर हम देखें पावर्टी लाइन का, तो देखिए 5 जून 2025 को वर्ल्ड बैंक ने अपडेट कर ली है अपनी पावर्टी लाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हो गई है $3 पर पर्सन पर डे। ओके, $3 पर पर्सन पर डे, और ये रिप्लेस करती है $2.15 पावर्टी लाइन जो कि बेस थी 2017 के PPP पे। अपडेटेड पावर्टी लाइन जो है ये एम करती है
to better reflect today's global prices and cost of living standards. Extreme poverty line is now based on the medium poverty line of low income countries. अब ये क्या है, एक्सट्रीम पावर्टी लाइन जो ये है $3 पर पर्सन पर डे की, ये बेस है ऑन मीडियन पावर्टी लाइन फॉर लो इनकम कंट्रीज. ओके, फॉर मिडिल income economies, poverty line is currently set at $4.2 per person per day, and for upper middle income countries $8.3. ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है. इनमें से कभी कुछ पूछ लें, क्योंकि पूछेंगे ज़रूर शायद, अगर ऐसा बहुत बड़ा चेंज है ये. इंडिया हैज़ सीन अ शार्प डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पावर्टी. ठीक है, अब देखिए इंडिया ने, अब ये इससे रिलेटेड है रीसेंट की. ठीक है, ये अपडेट हम ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे. तो इंडिया में शार्प डिक्लाइन देखा है एक्सट्रीम पावर्टी में फ्रॉम 27.1% 2011 में टू 5.3% इन 2022. 5.3% आप याद रखेंगे, ये हो गया है. एक्सट्रीम पावर्टी की बात हो रही है, ये हो रहा है अंडर वर्ल्ड बैंक्स अपडेटेड पावर्टी लाइन. अब देखिए पी बेस की रिपोर्ट हमने पढ़ ली, उसमें क्या दिया हुआ था हमने पढ़ लिया. अब आपको सेपरेटली ये भी याद रखना है कि अपडेटेड पावर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक की उसके हिसाब से कितना है. तो 5.3% है 2022 में वर्ल्ड बैंक के अपडेटेड पावर्टी लाइन के हिसाब से. और वर्ल्ड बैंक का अपडेटेड पावर्टी लाइन $3 पर डे है पर पर्सन, और 2021 ट्रिपल पी बेस्ड पे है. ठीक है, 2021 परचेज पावर पैरिटी बेस पर है. रूरल अर्बन डिवाइड इन पावर्टी की बात करें तो रूरल पावर्टी फेल हुई है 18.4% से 2.8% हो गई है अब, जबकि अर्बन पावर्टी डिक्लाइन हुई 10.7% से अब 1.1% हो गई है इन इंडिया. मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की बात करें तो 53.8% से इन 2005 से 16.4%. अब देखिए ये फिगर सेम है दोनों. ठीक है, तो ये दोनों वहाँ पे मिक्स करके लिखे हुए थे, वो कि गलत था. हमने क्लियर कर दिया है लास्ट के जो 2 पॉइंट्स थे घटना चक्र में, वो दोनों के दोनों अपडेटेड पावर्टी लाइन वाले पॉइंट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स थे ये अपडेटेड पावर्टी लाइन वाले हैं. ओके, ठीक है, तो अब हमने इसको पढ़ लिया है. आपको ये फिगर्स इस तरह से याद रखने हैं. अगली खबर है विजिंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देखिए विजिंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन आएगा तो आप इसको जो नया 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बना था वाधवन, तो उससे आप कंफ्यूज करके गलत कर सकते हैं. वो महाराष्ट्र में था. ठीक है, वो पोर्ट महाराष्ट्र में था, तो जो 13th मेजर पोर्ट बना है इंडिया का, और महाराष्ट्र का 3rd मेजर पोर्ट. ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है. बात हो रही है विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट की. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है. VIS कहते हैं इसको. ये है केरला के तिरुवनंतपुरम में. 2 मई 2025 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है. ये इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. अब देखिए भारत के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ड्रेजिंग वगैरह का इशू होता है. बहुत बड़े ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स इंडिया में नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि नीचे वो लगने लग जाते हैं. तो इसलिए इंडिया को लगभग 75% इस तरह के ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स के लिए कोलंबो श्रीलंका का या फिर दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, फॉरेन पोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है. तो ये प्रेजेंटली ऐसा था इंडिया का. अब विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बाद ये ऐसा नहीं रहेगा. ये फिगर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा. तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है. सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया. तो इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. ठीक है, इसके की फीचर्स देख लेते हैं. नेचुरल डेप्थ यहाँ पे 20 मीटर की है, आपको याद रखना है. ठीक है, नेचुरल डेप्थ यहाँ पे 20 मीटर की है और नेचुरल डेप्थ है ये. ठीक है, बाद में ड्रेजिंग वगैरह करे बिना नेचुरल डेप्थ ही इतनी है. एकोमोडेट अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स, तो अब ULCVs यहाँ एकोमोडेट कर पाएगा विदाउट एक्सटेंसिव ड्रेजिंग, रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी. इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है ये. इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसके अलावा ये इक्विप्ड है विद AI ड्रिवन कंट्रोल रूम. कंट्री का पहला इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी VTMS से भी ये लैस है. कॉस्ट ऑफ ₹8,800 करोड़ अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP. और इसका देखिए क्या है मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल इसका क्या है, DBFOT. ठीक है,
DBFOT है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूर पूछेंगे, इसमें कंफ्यूज करेंगे कि जो भी दूसरे भी बहुत सारे मॉडल होते हैं वो मॉडल में से ये है DBFOT, यानी डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पे है तैयार। ओके, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ। ठीक है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ ने। इसका फेज़ 2 भी आएगा जो 2028 तक और एक्सटेंड कर देगा इसको, इसकी बर्थ बाय 1200 मीटर्स और रिक्लेम करेगा 77 हेक्टेयर्स ऑफ सी यूजिंग ड्रेज मटीरियल। ठीक है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 3 मिलियन TEUs तक। अगली खबर पे आते हैं, मेरे ख्याल में इसमें इतना ही था। यस, अगली खबर है 5 न्यू नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खोले गए हैं, अनाउंस हुए हैं। ठीक है, मई 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये भी है। मेजर स्टेप है टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसको चेयर किया था, उसको अप्रूव किया है कि नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI अपग्रेडेशन के तहत सेट होंगे 5 नए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंट यानी NCOE फॉर स्किलिंग एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखिए, ये 5 सेंटर्स जो सेटअप हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTIs में स्थापित किए जाएंगे, जो कि लोकेटेड हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। ठीक है, ये 5 जगह हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर नोट्स में आ गया हूँ, नोट्स में यहाँ दिख रहा होगा अगर आपको, तो 5 जगह हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। ठीक है, मतलब ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना, UP और पंजाब, ये स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो UP का कानपुर आप कैटेगरिकली याद रखेंगे। ये भी है इसमें। खैर, स्पॉन्सर्ड स्कीम एज पर अनाउंसमेंट मेड अंडर बजट 2024-25 एंड बजट 2025-26। आउटले क्या था? 60,000 करोड़ का, जिसमें सेंटर का शेयर है 30,000, स्टेट का शेयर है 20,000 करोड़ और इंडस्ट्री का शेयर है 10,000 करोड़। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। ठीक है, 60,000 करोड़ का टोटल आउटले है, सेंटर का शेयर 30,000 करोड़ है, स्टेट का 20,000 करोड़ है और इंडस्ट्री का भी है, वो है 10,000 करोड़। और ये को फाइनेंस्ड है, किससे? टू दी एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ सेंट्रल शेयर। को फाइनेंस करेगा से कौन? 2 बड़े बैंक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इक्वली को फाइनेंस करेंगे। ठीक है, कितना? टू दी एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ सेंट्रल शेयर। ठीक है, मतलब अगर सेंटर का शेयर 30,000 करोड़ का है तो 15,000 करोड़ तक ADB और वर्ल्ड बैंक इक्वली यानी 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ दोनों के दोनों कर सकते हैं इसको फाइनेंस। ठीक है, को फाइनेंस। स्कीम विल फोकस ऑन अपग्रेडेशन ऑफ 1,000 गवर्नमेंट ITIs। तो देखिए ये भी होगा, इसमें 1,000 गवर्नमेंट ITIs का अपग्रेडेशन होगा, वो भी हब एंड स्पोक मॉडल में होगा। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल में होगा और विद इंडस्ट्री अलाइन रिवैम्प्ड ट्रेड कोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ 5 नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हमने देख ही लिया है कौन से थे, वो कहाँ पर थे, उनकी लोकेशन देख लिया। और वहीं पर ये 5 NCOEs यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग भी इस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, इन्हीं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में 5 जगह पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगली खबर सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, बट स्टिल मई 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, हर चीज़ हम लोग देख चुके हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। बल्कि सितंबर 2 से सितंबर 4 पे हुई सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप वापस से जाके देख लीजिएगा। जॉइंट वेंचर ऑफ HCL और फॉक्सकॉन है। ठीक है, ये क्या है, कैसे बनी है? जॉइंट वेंचर या JV है HCL और फॉक्सकॉन का, ये दोनों मिलके ये सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं स्थापित। ठीक है, ये प्लांट जो होगा वो नियर जेवर एयरपोर्ट होगा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या येडा पे। ठीक है, प्लांट मैन्युफैक्चर करेगा डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, PCs एंड myriad ऑफ अदर डिवाइसेस दैट हैव डिस्प्ले। ये डिज़ाइन है फॉर 20,000 वेफर्स पर मंथ
डिज़ाइन आउटपुट कैपेसिटी है 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। ऑलरेडी 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हो चुकी हैं और सैंक्शन भी और एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स, ये छठवीं है, ठीक है। ये छठवीं है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही है, ये छठवीं है। HCL और फॉक्सकॉन स्थापित कर रहे हैं। जो 5 हैं उनके नाम ये हैं: माइक्रोन सेटिंग सेमीकंडक्टर यूनिट, कहाँ? सानंद इन गुजरात। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इन धोलेरा, गुजरात। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड इन मोरीगांव, आसाम, ठीक है। तो 2 गुजरात, अभी 1 आसाम। और देखिए गुजरात का तीसरा है CG पावर एंड अदर्स, ठीक है। ये सानंद गुजरात, तो गुजरात के 3 हो गए हैं, 1 आसाम में हुआ है और एक चौथा आ गया गुजरात का। तो 4 तो इनमें गुजरात में हैं और 1 आसाम में है। उसके अलावा अब छठवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और मैंने बताया था बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आपको कि उसके अलावा 4 भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स और अनाउंस करे हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और एक और स्टेट में, मैं कैसे भूल रहा हूँ। खैर मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया है, वो 4 और हो रहे हैं, तो टोटल अब 10 हो गए हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यानी IMC अगली खबर है। नवंबर 8, 2024 में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी UP-सीडा ने साइन किया है स्टेट सपोर्ट अग्रीमेंट यानी SSA और शेयर होल्डर अग्रीमेंट यानी SHA, जो कि एडवांस करेगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, AKIC को, ठीक है। तो ये जो MOU हुआ है इसके तहत क्या होगा? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स IMCs बनाए जाएंगे आगरा और प्रयागराज में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MOU हुआ है किस लिए? ताकि अमृतसर से कोलकाता का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC बन रहा है वो UP से होके जाएगा और UP के आगरा और प्रयागराज में सब्सिक्वेंटली इस MOU के तहत जो रिसेंटली NICDC और UP-सीडा के बीच हुआ है, आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है। IMC आगरा जो होगा वो स्प्रेड होगा 1058 एकर्स में इनर रिंग रोड पे, इसलिए स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। यह अट्रैक्ट करेगा 3400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। IMC प्रयागराज जो होगा वो 352 एकर्स में बनेगा और ये क्लस्टर फोकस करेगा डाइवर्स सेक्टर पे, इंक्लूडिंग ई-मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर एंड साइकिल मैन्युफैक्चरिंग। और ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1600 करोड़। अब देखिए NPS वात्सल्य क्या है। सॉरी, NPS वात्सल्य सितंबर 2024 में यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने लॉन्च की थी ये स्कीम। ये है नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम। ये NPS वात्सल्य इज नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम। ये पेंशन स्कीम है फॉर माइनर्स और इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। आपको याद रखना है माइनर्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए ये एक पेंशन स्कीम है। अब देखिए क्या है, देखते हैं आगे। उन्होंने साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था ताकि इसको सब्सक्राइब कर सकें लोग। खैर, स्कीम अलाउज पेरेंट्स टू ओपन एन NPS वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन एंड मेक कंट्रीब्यूशंस अंटिल द चिल्ड्रन टर्न्स 18। कब तक? जब तक 18 साल की उम्र नहीं हो जाती है बच्चे की, तब तक उसके पेरेंट्स उस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत कंफर्टेबल कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम 1000 है एक साल में और मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई बांधी नहीं गई है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। खैर, वंस अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट द अकाउंट ट्रांजिशंस इनटू अ रेगुलर NPS अकाउंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। एक जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा बच्चा, तो उसके बाद पेरेंट उसमें डालना बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है और अकाउंट के ट्रांजिशन हो जाएगा एक रेगुलर NPS अकाउंट में, वो रेगुलर NPS अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। दिस इंश्योर्स अ हेड स्टार्ट ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग ऑफ द चाइल्ड फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे दिखा रहा है कि फैमिलीज ज़्यादा अर्ली प्लान करने लगेंगी, एक प्लान वे में आगे जाएंगे, आगे सेविंग्स का इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है ऐसा सोच के, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो NPS अकाउंट आपका हो तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बार को वो NPS में ही कन्वर्ट अगर हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा कि बच्चे को फिर जॉब ज्वाइन कराओ,
कहीं ना कहीं पे आप अगर इसका एक नेगेटिव मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पे ऐसा होने लग जाएगा जो कि इंडस्ट्री वगैरह को तो केटर करेगा बट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को थोड़ा सा दबा सकता है। खैर, NPS Vatsalya was announced by Union Finance Minister in Union Budget 2024-25, 23 जुलाई 2024 में। ये एक एक्सटेंशन है ऑफ NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन ये फोकस करता है बच्चों पे। एलिजिबिलिटी देखें तो इसमें जितने भी माइनर सिटीजन्स हैं यानी कि एज 18 साल के नीचे के जितने भी माइनर सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। अकाउंट ओपन हो सकता है इन द नेम ऑफ द माइनर, ऑपरेट होगा बाय पेरेंट और गार्जियन। ठीक है। स्कीम कैन बी ओपनड थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय PFRDA। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स ऑफ ये प्रेजेंस हैं इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? PFRDA। ठीक है, यही मेन बॉडी है इसका और PFRDA ही इसको रेगुलेट करता है। और क्या होंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस? जैसे मेजर बैंक्स हैं, इंडिया पोस्ट है, पेंशन फंड्स हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे ENPS। ओके। और PFRDA क्या करेगा? मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देगा टू द सब्सक्राइबर्स कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये फंड जो आप इसमें डाल रहे हैं वो उनके चॉइसेस के हिसाब से ही अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होगा और फाइनल अमाउंट उनको आराम से मिल पाएगा। सब्सक्राइबर टू मेक अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 पर एनम और मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर एनम के कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS 24 अगस्त 2024 में लॉन्च हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है टू कंटिन्यू विद आइदर NPS और स्विच टू UPS। देखिए UPS उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी NPS में है। ठीक है, जो ऑलरेडी NPS के अंडर सब्सक्राइब्ड हैं लोग, ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी NPS में सब्सक्राइब्ड हैं, सिर्फ वही लोगों के पास ऑप्शन आया था कि वो स्विच कर सकते हैं UPS पे यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे। ठीक है, वंस द एम्प्लॉइज चूज UPS द डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये आपको याद रखना है, एक बार उन्होंने UPS के लिए चूज कर लिया तो फिर इसको रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। UPS में ही आप रहेंगे, NPS में वापस नहीं जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द UPS स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए। इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 अप्रैल 2025। बेनिफिशरीज के प्राइमरीली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, प्राइमरीली बेनिफिशरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। बेनिफिट्स हैं, पेंशन मिलेगी 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी पेंशन मिलेगी आपको? 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट के पहले के जो लास्ट 12 मंथ होंगे तब तक आपकी बेसिक पे का सबसे हाईएस्ट फॉर्म आपके पास होगा, तो इसलिए उसी हाईएस्ट फॉर्म का 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एम्प्लॉइज हैविंग एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। कंडीशन क्या है? आपकी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज ₹10,000 पर मंथ है अपॉन सुपर एनुएशन आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर सिर्फ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आप कर लेते हैं और फिर आप VRS लीजिए या सुपर एनुएशन हो जाइए तो 10,000 रुपये प्रति महीने का फिक्स आपको यहाँ मिलेगा, प्रोवाइडेड ये कि 10 साल आपने सर्विस दी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर अ फिक्स्ड पेंशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फिक्स पेंशन हो जाती है 10,000 रुपये की, तो ये फिक्स पेंशन के लिए एलिजिबल हैं ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 10 साल की सर्विस कर चुके हैं, फिर चाहे वो VRS लें या सुपर एनुएट हो जाए। Government employees who have completed at least 25 years of service are eligible to receive a percentage of their average basic pay as a pension। अब वो परसेंटेज मिल रहा है उनको, 50% ऑफ द एवरेज मिल रहा है ना, लास्ट 12 मंथ्स के बेसिक पे का एवरेज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर द NPS एंड देयर ऑप्शन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर NPS। तो ठीक है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS होता है, VRS ले लेते हैं कभी कभार, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ जो VRS ले चुके हैं लेकिन वो कभी NPS के अंडर भी थे वो भी यहाँ पे कवर्ड। ठीक है, वो भी यहाँ पे कवर्ड हैं जो ले चुके हैं लेकिन NPS के अंडर, प्रोवाइडेड ये कि NPS के अंडर रहे हैं वो। ठीक है, महाराष्ट्र पहला स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है, टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और उन्होंने एज बैक एज 25 अगस्त 2024 को इम्प्लीमेंट कर दी थी। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी की इस क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम इकोनॉमी कवर करते हैं अगली क्लास में। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।